I am Neena Saini ma'am of KG class. सो कैसे कितने साल से रहे हैं आप मैम इस स्कूल के साथ? मैं इस स्कूल से तो 5 ईयर्स से हूँ। उसके पहले मैं ज्ञान पब्लिक स्कूल में 20 ईयर्स रही हूँ। 5 साल से मैं इस स्कूल में काम कर रही हूँ। अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा स्टाफ है, प्रिंसिपल मैम अच्छी है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। कोविड-19 दौर से पहले हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे स्टूडेंट्स थे, अच्छी प्रिंसिपल हैं, सब लोग फ़ीस अच्छी दे रहे थे, सब चल रहा था। कोविड-19 के दौर में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई है। काफ़ी सारे बच्चों के घर में हम गए हैं, जो जिनमें से 2-3 बच्चों के पास हम गए हैं। एक इमराज है, मेरी क्लास का था, केजी क्लास का, वो फर्स्ट क्लास में गया है। उनके पेरेंट्स बुक्स नहीं ले सकते थे, वो मेड का काम करते थे, उनके मम्मा और पापा कार क्लीनिंग का करते थे, तो वो नहीं ले सकते थे बुक्स वगैरह। तो हम उनके पास गए, हमने उनको बताया, हमारी मैम ने उनकी हेल्प करी, उनको फ्री ऑफ कास्ट बुक्स दी और उनको हमने एजुकेशन दी थ्रू वीडियो बना बना के उनको दी। और उनके पेरेंट्स को बीच बीच में हमने बुलाया भी कि आपका बच्चा ठीक कर रहा है, काम करता है, पढ़ता है, तो उन्होंने बोला हाँ। फिर हमने उनसे फ़ोन कर करके कांटेक्ट करे हैं, तो ऐसे करके हमने बच्चों को कोविड-19 के दौर से निकाला है। तो जैसे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की आप बात करते हैं तो कोविड में उसको डिफ़िकल्टीज आई? डिफ़िकल्टीज ये आई कि वो लोग चाहते थे ट्यूशन लगानी, एक उनके पास पैसे नहीं थे, दूसरा वो बच्चों को बाहर भेजना नहीं चाहते थे। तो उनको हमने बड़े सिंपली तरीके से, बड़े मेथड से उनको हमने पढ़ाया। जो चीज़ समझ नहीं आती है आपको, आप हमसे पूछ सकते हो, फ़ोन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बच्चों को गाइड करा। जैसे ये डिजिटल लर्निंग का जब टाइम रहा तब ऐसा रहा कि बच्चे आपको कॉल करके पूछ पा रहे थे। सेम स्टूडेंट्स का आपका जब स्कूल आते थे, इजी फॉर देम टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड ऑल? यस। तो मतलब वो ट्रांजिशन में वो चीज़ कम नहीं हुई, वो चीज़ बेहतर हो गई उल्टा? यस। आपके लिए पर्सनली मैम ट्रांजिशन कैसा रहा कोविड के टाइम में? वो ऐसे हुआ कि मार्च तक तो हम बिल्कुल स्कूल में नहीं आए, पूरा मार्च स्कूल में नहीं आए। जब भी बंद हुआ कोविड का 19 का दौर, हम नहीं आए। उसके बाद जब हम मैम ने हमें बुलाया कि कुछ बच्चे बुक्स लेना चाहते हैं, आप स्कूल में आओ, आप उनको बुक्स दो, तो हम एक दो टीचर्स करके आते थे। ये कौन से मंथ की बात है? ये है अप्रैल के मंथ की। अप्रैल के बाद फिर बहुत ज़्यादा दौर हो गया इसका कोविड-19 का, तो उसके बाद फिर हमने मई जून में बच्चों को बुक्स दी और उसके बाद उनकी स्थिति पूछी। किसी ने पूरे पैसे दिए, किसी ने हाफ दिए, किसी की हमने हेल्प करी। ऐसे करके हमने बच्चों को उस दौर से निकाला और उसके बाद हमने फिर एजुकेशन शुरू करी। मैम ने बोला कि आप इनको वीडियो बना के, वीडियो के थ्रू इनको बताओ, पढ़ाई कराओ इनकी। तो हम घर से वीडियो बना के करते थे, भेजते थे बच्चों को। 2-3 टीचर्स स्कूल में भी आती थी। ऐसे टर्न बाय टर्न मैम ने बोला कि टीचर्स चेंज हो के आएंगी। 2-2, 3-3 टीचर्स स्कूल में आती थी और बच्चों को ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाती थी और उनको वीडियो बना के भेजती थी और बच्चों का रिस्पॉन्स भी मांगती थी और बच्चे रिस्पॉन्स भी देते थे। जिनकी तो स्थिति अच्छी थी, जिनकी हालत अच्छी थी, वो तो ठीक थे, और जिनकी स्थिति थोड़ी ख़राब थी, बुक्स नहीं ले पा रहे थे, तो उनकी हमने हेल्प करी कोविड-19 में। ये दौर अभी तक चल रहा है। अच्छा, तो अभी कैसे है सिचुएशन उन स्टूडेंट्स का, या जैसे हम फंडिंग जैसे स्कूल ढूंढ रहे हैं? जैसे मतलब वो फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, जिसने बुक्स ले लिया है तो उनकी फ़ीस नहीं आती है। एक तो उन्होंने हाफ रेट पे हमने बुक्स दी है, उनको हेल्प करी है इधर उधर से, तो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। जो तो अच्छे हैं वो तो दे रहे हैं, फ़ीस भी दे रहे हैं, बुक्स भी ले ली उन्होंने। तो जिन्होंने बुक्स ऐसे करके ली है वो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। और कोई ऐसी चीज़ पिछले 1 साल के बारे में जो आपके दिमाग में आती है, जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए? जानना चाहिए, लोगों ने बहुत सफ़र करा है कोविड-19 में और जिनके पास था उन्होंने एक दूसरे की हेल्प भी करी है और हमें भी करनी चाहिए, लगता है हमें भी करनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास है वो ज़रूर करें, गरीब की मदद ज़रूर करें, और जिनके पास नहीं है जो तो है वो तो है ही है, और जिनके पास है उनको एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इंसान एक दूसरे की हेल्प के लिए ही बना है और हेल्प से ही होता है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि अगर जैसे जो इनिशियल डोनेशंस जो आई थी, जिस वजह से हमने फी वेवर कर पाए थे हम, अगर वो नहीं होता तो बच्चों की आज हालत कैसे? नहीं होती, अच्छी हालत नहीं होती। जो बच्चों को बुक्स मिली है वो बच्चे नहीं पढ़ पाते, बुक्स नहीं ले पाते, वो कहाँ से करते।
क्योंकि वो हेल्प मिली है तो पेरेंट्स ने भी उत्साह दिखाया है, अपनी बात आगे रखी है, तो थोड़ा सा हमने करा थोड़ा सा उनको हेल्प मिली तो उसके चलते बच्चे आगे बढ़े हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आपके दिमाग में ख्याल है कि अरे इसके साथ क्या होगा अगर नहीं स्कूल कंटिन्यू हो पाया तो? सर बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे तो हमारे जो कि अभी अपने घर चले गए हैं, घर से वापस नहीं आए हैं, इसी के चलते कि वो पुअर हैं, वो बुक्स नहीं ले पा रहे हैं, वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, और वो बच्चों की पढ़ाई कहाँ से कराएंगे। जैसे फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम पढ़ाई कहाँ से कराएंगे, हमें तो खाने की दिक्कत हो रही है। तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, गिनना चाहूँगी तो बहुत सारे हो जाएंगे। मेरी अपनी क्लास के KG क्लास के बहुत बच्चे हैं। एक शेफ्यूल बच्चा है, हाँ, उनकी यही बात थी कि जैसे हमने फ़ोन करा कि बुक्स ले लो तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बुक्स कहाँ से लेंगे। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार स्कूल तो आओ, एक बार आप बात करो, हम देखेंगे, जो कुछ हमसे होगा हमारी मैम देखेंगी। तो उनकी मम्मा को एक दिन मैंने स्कूल में बुलाया तो उनकी मम्मा आई तो हमने बोला कि देखो 2000 के अंदर अंदर इनकी बुक्स हैं, फर्स्ट क्लास की जो भी हैं, तो थोड़ी हेल्प हम कर देंगे, थोड़ी आप कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट वो बेचारी मेड थी, वो इतना नहीं कर पाती थी। फिर उसने 2-4 दिन सोचने के लिए लिए, फिर वो जैसे तैसे भी हुआ, उसने 1000 रुपीज़ दे दिए और हमने उनको बुक्स दे दी, और वो बच्चा पढ़ रहा है, अब अच्छा करता है बच्चा वो। बट बस यही कारण है कि वो बच्चा अच्छा पढ़ता था। ऐसे सर सारी क्लासेस में आपको बहुत सारे बच्चे अच्छे मिलेंगे और जिनकी बैकग्राउंड नहीं है, मेहनती हैं बच्चे, करने वाले हैं, बट वो पैसे के चलते नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप जैसे आप स्कूल में 5 साल से हैं तो कोई ऐसा बच्चा जिसने आपके सामने जिसका आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा हो? प्रिंस था मेरी क्लास में, उनकी 2 सिस्टर थी, उन्होंने पैसे नहीं दे पाते थे वो। फिर उसके बाद एक कोविड-19 का दौर चल पड़ा तो उन्होंने फिर स्कूल में आना ही बंद कर दिया। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा कि आप स्कूल में आओ, मेरे से जितनी हेल्प होएगी मैं करूँगी। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँगी, मैं इतना बच्चों का खर्चा नहीं दे पा रही हूँ। तो उनकी 2 सिस्टर थी, बोलते हम लड़कियों को देखेंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे। तो अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, बट लगता तो है कि उम्मीद है वो देखे हैं, उनका घर की स्थिति देखी है मैंने, नहीं है कुछ ज़्यादा करने को। तो जैसे ऐसे प्रिंस की जैसे फैमिली है, यस, तो प्रिंस की फैमिली में हम क्या हेल्प कर सकते हैं अगर हमारे पास फंड्स हों? कर सकते हैं, उनको बच्चों को हम ड्रेस दे सकते हैं, हम उनको बुक्स दे सकते हैं। ऐसे प्रिंस भी अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है पढ़ने में, तो उनकी तीनों बहन भाइयों की कुछ मदद हो जाए तो वो स्कूल में ज़रूर आ जाएंगे। तो प्रिंस की बहनें छोटी हैं उससे या बड़ी हैं? एक छोटी हैं बहुत सारी, एक तो प्री नर्सरी में थी, अब एक नर्सरी में गई होगी। अच्छा, तो वो दोनों बच्चे इस स्कूल में नहीं हैं? 3 बच्चे नहीं हैं सर। अच्छा, नहीं। बट पहले वो इसी बट स्कूल थे तीनों इसी में थे सर, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी और फीस भी ऐसे रुक रुक के देते थे। तो वो कोविड की वजह से और ज़्यादा खराब हो कोविड गई की थी। वजह से और ज़्यादा हो गए वो। तो आपको लगता है कि अगर उनकी फीस कंप्लीट हो जाती है, फ्री हो जाती है, यस, तो उतना सपोर्ट काफ़ी होगा या और सपोर्ट भी चाहिए होगा उनको? सपोर्ट उनको ये चाहिए था कि सर जैसे उस क्लास में आते थे उनके प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, कांपते थे। कुछ हेल्प करी मैंने भी अपने घर से, और कुछ हेल्प करी, उनको ड्रेस व्रेस दिलाई एक आधे को। जैसे हमारे स्कूल में बर्थडे होता है किसी भी टीचर्स का तो हम आपस में कलेक्शन करते हैं, तो वो कलेक्शन का हम बच्चों को दे देते हैं, तो वो हमने दिलाई है। और कपड़े वपड़े नहीं थे उनके पास, पहनने को नहीं थे, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी उनकी, रेंट में रहते हैं वो। तो उनके मतलब बच्चों की तरफ से, तो उनके पेरेंट्स की तरफ से भी फिर अप्रिसिएशन या मोटिवेशन दिखती होगी आपको? दिखती है सर, बच्चे स्कूल यस। में रहे और जैसे हम बोलते भी थे, जैसे हम उनको बार बार बोलते हैं कि फ़ीस जमा कराओ तो नहीं करवाते थे वो, उनके पास नहीं होते थे। फिर बट उनका मेरे को पता लग गया, मैंने उनके घर में जाके देखा तो उनकी स्थिति का, हालत का पता लग गया मेरे को, तो नहीं करवा पाते थे उन्होंने, इसके चलते उन्होंने बच्चे फिर निकाल लिए। फिर कोविड-19 हो गया, उसके बाद तो फिर एक अलग ही माहौल हो गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। हमसे भी होता है तो हम भी करेंगे, और भी जो कोई करना चाहते हैं वो भी करें, ताकि हमारा जो ये स्कूल है ऊपर उठे और अच्छे से बच्चे पढ़ाई करें और अच्छा काम करें, अच्छे इंसान बने। कोई ऐसा इंसिडेंट कोविड के बारे में या स्कूल के बारे में जो आपको याद आए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, स्पेशली कोविड के सिनेरियो में, जिसमें आपको कोई चीज़ रियलाइज़ हुई हो या आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ सबको जाननी चाहिए? सर गरीबी रियलाइज़ हुई है, यस, कि बहुत मेजर यस, यस सर, गरीबी रियलाइज़ हुई है।
गरीबी थी, गरीबी के चलते लोगों को रोटी खाने को नहीं मिली। स्कूल की तो बात ही अलग थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं रहा सर, ये तो हमारा काम था, ये तो हमारा फ़र्ज़ था बच्चों को आगे करना, बच्चे को एजुकेशन देना, ऐसा कुछ नहीं था। हमने अपना फ़र्ज़ करा, हमने बच्चों को अपने बच्चों की तरह माना। जो नहीं आता था हमने फ़ोन कर करके उनको पूछा कि बेटे आपको नहीं समझ आ रहा है, आप हमें बताओ, आप ये बुक्स का पेज निकाल लो। सारी हमने वीडियो बनाई है, हमने अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ी है बात। सर माई सेल्फ रीना एंड आई टीच क्लास 4th। हमारे पास क्या था, रजिस्टर में कॉन्टैक्ट्स थे उनके, तो हमने स्कूल से सबके फ़ोन नंबर्स लिए और सबको पर्सनली फ़ोन किया कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है सबको लेनी है क्लासेस। तो सभी ने जो है हमसे कांटेक्ट किया, और जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में जैसे गांव चले गए तो उन्होंने भी हमसे कांटेक्ट किया कि हाँ जी मैम हम करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात ये हो गई थोड़ा सा कि बच्चों को स्कूल से ही, कहीं भी गांव में भी थे तो हम यहाँ से वीडियो भेज रहे तो वो समझ ले रहे थे उस चीज़ को। और मैंने ये भी बोला अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो एनी टाइम आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों की हेल्प भी हमने भी की है, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। सर मेरे को एक्सपीरियंस यहाँ पे 10 इयर्स का हो गया है। यस सर। सर कोविड का समय, तो उस समय बच्चे भी बहुत घबरा गए थे। जब ये सुना था तो बच्चे बहुत डर गए थे कि कोविड है, कि ये तो क्या है, ये टच करने से या हम किसी के साथ में रहने से भी ये फैल रहा है, तो बच्चे भी बहुत घबरा गए। तो फिर हम भी जो है थोड़ा सा घबरा गए थे, लेकिन क्या था उस समय हमें घर पे ही रहना था, तो सबको स्टे करना था घर पे। तो लेकिन यही है, फिर हम लोगों ने किया, घर से ही अपना काम किया है, और बच्चे भी घर पे ही थे। हमने घर पे बच्चों को कहा कि आप घर पे रहिए और घर पे ही पढ़ाई करनी है। और हमने बुक्स यहाँ से दिलवाई हैं स्कूल से, तो हमने फ़ोन किए कि स्कूल में बुक्स आ गई हैं, तो आप बुक्स यहाँ से सबमिट कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे स्कूल आप आते थे स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, फिर आपको सडनली फ़ोन से या व्हाट्सएप से आपको वीडियोस बनाकर भेजना था। जी सर। तो वो जो बच्चे पास आउट होकर आए थे 3rd से 4th में, तो वो हम लोग उनको इतना नहीं जानते थे, वो भी हमें टीचर को नहीं जानते थे। तो क्या था, हमें उनसे फ़ोन से ही अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ा और वीडियो के थ्रू। तो क्या था, वो बच्चे भी नहीं समझ पाते थे, स्पेशली मैथ्स में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैथ्स में हमने क्या किया, स्कूल में जो है हमारा बोर्ड है, तो हम एक टीचर को खड़ा करते कि टीचर आप बोर्ड मतलब हमारा वीडियो बनाने के लिए हेल्प कर दीजिए। तो वो फ़ोन पकड़ते, हम फिर इस तरह से पहले से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते, फिर हम अपने मैथ्स को 1 बाय 1 एक क्वेश्चन समझाते थे सबको, और तब बच्चों को समझ में आता था कि ये कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इससे थोड़ा सा बच्चे भी कर पाते थे। और मैंने ये भी बोला मैं स्कूल आ रही हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से मिलके जैसे डिस्टेंस बना के आप आ सकते हो स्कूल में, और मैं आपको समझा दूँगी। तो बच्चे आए भी और बच्चों ने हमसे पूछा भी है। जैसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट अगर आपको बच्चों का याद हो, जैसे जब वो आए हों? सर आए थे, मेरे पास आए हैं बच्चे, दीपक नाम का बच्चा आया है, तो उसे मैंने पर्सनली, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली से था, तो उसको मैंने क्लास दिया, अलग से उसको समझाया, तो उसको समझ भी आया, तो फिर आज वो अच्छा कर रहे हैं सर। और एक आकाश नाम का बच्चा है, वो तो बहुत ही अच्छा करता है। और एक्चुअली सर उनकी मम्मी अलग रहती हैं, अभी पापा गांव में है, तो मम्मी को ही जो है सारा घर थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो उनके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने बुक्स स्कूल से दिलवाई हैं उनको, और वो बच्चा आज की डेट में बहुत अच्छा कर रहा है और मेरे को डेली काम भेजता है सर। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट बच्चा है वो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका आपको लगता है कि अगर स्कूल से सपोर्ट नहीं होता तो उसकी लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है अपनी? माने जैसे काफ़ी हमें मैम ने भी केसेस बताए थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का। यस सर। सर दो एक और है, फराज नाम का बच्चा है, जो उसका क्या था, ऑपरेशन हुआ था सर। तो वो इस कंडीशन में सर उसका थोड़ा बैकेज प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उसका ऑपरेशन हुआ। वो भी ऑपरेशन वो यहाँ से बाहर ले गए ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि यहाँ पे वो कर सके एफोर्ड, लेकिन वो बाहर गए तो वहाँ उनका थोड़ा कम पैसों में हो गया। लेकिन हमने भी पूरा उनको कोऑपरेट किया, मैंने बार बार उनको फ़ोन किया, तो कई बार किया सर, तब उन्होंने कहा ठीक है मैम आप कह रहे हो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी पैसे नहीं है, हम आपको बिना पैसों के ही कोई फ़ीस नहीं लेंगे अभी। तो अभी उसको बुक्स भी हमने स्कूल से ही हेल्प की है, मतलब
उसको बुक्स दिए हैं और आज की डेट में वो बच्चा अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है सर वो भी। यस सर, सर ये तो हम एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि सर एजुकेशन के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो जिस जगह पे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ थोड़े से सर क्या है, यहाँ पे बच्चे जो है पुअर फैमिली से ज़्यादा हैं, तो उनको अगर हम थोड़ा सा हेल्प नहीं करते तो सर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। तो हमारे स्कूल ने बहुत हेल्प की उनकी, विदाउट फ़ीस भी नहीं ली सर हमने। उन बच्चों की अभी फ़ीस भी बहुत 5 महीने की फ़ीस तो हमने माफ़ कर दी, बिल्कुल नहीं ली सर। तो हम लोगों ने भी, टीचर्स ने भी कम सैलरी पे ही बच्चों को पढ़ाया है। मतलब मान के चलिए सर, नहीं हम लोगों ने भी नहीं लिया, ऐसे पढ़ाया है। तो हम लोगों से जितना हो सका हमने भी किया, बच्चों की पूरी हेल्प की है। और अगर हम सब मिलकर, पूरा स्टाफ मिलकर हमने काफ़ी अपने स्कूल को आगे ले गए हैं, और अभी भी हम जितना हो सकता है हम कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, और आज हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं इसीलिए। तो सर मुझे लगता है जितना जिसको हो सके स्कूल की इस स्पेशली टीचिंग लाइन में तो ज़रूर बच्चों को हेल्प करनी चाहिए। सर मैं एक लड़की को जानती हूँ जो यहाँ पे पूनम नाम की थी। वो तो सर यहाँ जब तक हमारे स्कूल में रही, हमेशा शी स्टैंड फर्स्ट पोजीशन। यस सर। और अभी भी वो आज की डेट में वो 8th या 9th में आ गई है, अभी भी वो फर्स्ट ही आती है। और सर उसके फादर हैं जो थोड़ा सा उनको इतना सपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो है ड्रिंक वगैरह करते हैं, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है सर, आगे बहुत अच्छा कर रही है, अभी भी बहुत पढ़ाई में कर रही है, आगे है। तो सर ऐसे बच्चे हैं, एक वीर नाम का बच्चा है। जैसे अगर हम सर एक वीर नाम का बच्चा भी था, तो वो भी मतलब उनके जो यहाँ पे क्या है सर, वो गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं बच्चों के पेरेंट्स, तो वो उनको घर से इतनी हेल्प नहीं हो पाती थी। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ीस उनकी जो है इतनी नहीं लेते, कम, बहुत कम, माइनर से। तो इस तरह से हमने उनको आगे पढ़ाया। स्पेशली मैंने ये भी कहा अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, और आप जैसे घर के आसपास रहते हैं तो मैंने कहा कि आप मेरे घर पे भी आके पूछ सकते हो। तो मैंने काफ़ी बच्चों को ऐसे पढ़ाया है जो बच्चे पुअर फैमिली से जो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, तो मैंने उनको घर पे भी एक ट्यूशन जैसा पढ़ाया, बट बिना फ़ीस के सर। तो ऐसे। आप आसपास ही रहते हैं? यस सर, सर हम पोचनपुर से ही बिलोंग अच्छा, करते हैं। यस सर। सर वो बच्चे तो क्या था, बच्चे के माइंड में तो था कि मुझे कुछ करना है आगे। तो वो चाहता था कि मैं जैसे वीर नाम का मैंने बच्चा बताया, तो वो चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं। तो क्योंकि उसके क्या था, उसके जो गांव में कोई भी नहीं है इतना आगे, तो वो देखता था आर्मी वाले लोग को, तो उसकी इच्छा है कि मैं आर्मी में जाऊँ। बट सर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मैंने उसको बहुत कोऑपरेट किया। मैंने कहा तुम ज़रूर जाओगे आगे, क्योंकि वो हमेशा अच्छा करता था और अभी भी सर अच्छा कर रहा है। और सर वो मुझे लगता है ज़रूर जाएगा। तो मुझे ऐसे बच्चों की लगता है मुझे भी मदद करनी चाहिए, और जो इनसे हो सके वो भी करें। अभी तो सर वो गवर्नमेंट स्कूल में कर रहा है, बट ही इज़ ब्रिलियंट। कितने साल के हैं वीर? सर वो वीर आई थिंक ही इज़ मतलब कौन सी क्लास? 15 ईयर्स ओल्ड। यस। मतलब 9th या 10th? यस सर, यस 9-10 में। सर शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम थी उनके साथ, क्योंकि वो बच्चों घर से इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता था। मम्मा पापा, जो उनकी मम्मी पापा हैं वो गाँव मतलब आई मीन कुछ तो गांव चले जाते थे, और जब यहाँ रहते तो सुबह से अपनी काम करने चले जाते। जब काम करके आते तो फिर वही खाना पीना करके, मतलब ड्रिंक वगैरह करके वो हो जाते। तो उनको कोई इतना घर से मतलब पढ़ाई में कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो हमको लगा कि हाँ, ये बच्चे पे अगर हम थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं तो ये बच्चा कुछ कर जाएगा, आगे कर लेगा। तो हमने ऐसे बच्चों को बहुत ही इनकरेज किया है, उनको हमने अलग से टाइम भी दिया है और थोड़ा सपोर्ट किया, तो बच्चे आगे कर रहे हैं ऐसा। तो है सर ऐसे बच्चे हमारे स्कूल। शुरू में क्या आपको पढ़ाते वक्त कोई स्ट्रगल रही? सर क्योंकि वो गांव से आया था तो उसको हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने उसको अलग से ही टाइम दिया। तो आज की डेट में वो इंग्लिश भी बहुत फ्लुएंट पढ़ता है, तो और हिंदी भी सर बहुत अच्छा, मतलब उसके अंदर भी ये लगा कि हाँ वो बच्चा कर सकता है। तो हमने भी हमारे पूरे स्कूल ने, हमारी प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया उसको, तो वो बच्चा आज की डेट में आगे है सर। कुछ ऐसे बच्चे जिनका आपको लगा कि मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनसे नहीं हो पा रहा है, कोई भी कारण रहा हो, जैसे घर में नहीं माहौल सही, ऐसे भी बच्चे?
यस सर, सर ऐसे बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो क्योंकि घर से इतना नहीं मिल पाता उनको माहौल, क्योंकि घर में सर उनका होता नहीं है, मम्मी पापा घर में रहते नहीं उनको देखने के लिए, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उनको ट्यूशन्स लगा सके। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं सर, जो हम जानते हैं कि आप अगर हमारे घर के आसपास रहते हो तो अगर टाइम है तो आप आ जाइए, हम आपको ज़रूर अलग से टाइम देंगे। My name is Uma Bisht. I am hardworking woman, and sir, I am working in since 5 years in this school. I have got many much experiences from this school. But सर जो एक्सपीरियंस हमको कोरोना से मिला है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि बिफोर कोरोना तो हमारा स्कूल सर स्मूथली चल रहा था, क्योंकि मैं विनर्स पब्लिक में एडमिन में काम करती हूँ, एडमिन ग्रुप में काम करती हूँ, और मेरा जो वर्क है सर वो है एडमिशन करना, फीस एंड सर मोटिवेशन है, टीचर्स को मोटिवेट करना। कोई पेरेंट्स डिप्रेशन में जा रहा है, वो नहीं पढ़ाना चाहता अपने बच्चे को, चाइल्ड को, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े, तो मैं उन पेरेंट्स को भी मोटिवेट करती हूँ कि वो बच्चे पढ़ें। हम उनकी कम फीस हो, एडमिशन में लेस हो, बुक्स में लेस हो, वो करके हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, कोई भी बच्चा हमारे स्कूल का जो भी पोचनपुर में पढ़ना चाहता है वो हमारे स्कूल में आके पढ़े। लेकिन सर हमारा स्कूल स्मूथली चल रहा था, पेरेंट्स फीस भी दे रहे थे, पेरेंट्स वर्किंग थे सब, और ऐसे पेरेंट्स हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जो सर कहावत है खोद कर खाने वाले। उसी दिन उन्होंने काम करना है, उसी दिन उन्होंने सब्जी लेके आनी है, चीनी लेके आनी, वो खाना है। लेकिन सर जब वो फ़ीस भी इजीली दे रहे थे, क्योंकि हमारी स्कूल की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, हम पुअर स्टूडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सर कोरोना आया तो कोरोना ने मतलब पूरे देश को ही पूरा देश ही उससे ग्रसित था, तो सर जो पुअर पीपल थे उनको तो होना ही था। जो खोद के खाने वाले पेरेंट्स थे उनके पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तो सर कोई बाहर भी घर से भी बाहर नहीं जा सकता। तो मोस्टली ये हो गया था कि जो पेरेंट्स खाने वाले थे वो ना जा सके ना वो खा सके, तो पेरेंट्स फीस कैसे देते सर, अपने बच्चों को मोटिवेट कैसे करते। और मेन तब हुआ सब ये कोरोना, जब अप्रैल न्यू मंथ हमारा स्टार्टिंग का एडमिशन टाइम चल रहा था, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा हो गई, सबके साथ ही हुई सर। जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, वो कहीं अपना काम नहीं कर सके, वो खाने के लिए अपने बच्चों को नहीं दे सके, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है सर। लेकिन उस टाइम हमारे ऊपर मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किस तरीके से पेरेंट्स को मोटिवेट करें, किस तरीके से बच्चों से अटैचमेंट अपना रखें। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी सर हमारी, कि हम बच्चों से कैसे अटैचमेंट रखें, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए। क्योंकि सर 1 ईयर 6 मंथ हो गए हैं कोरोना को, अभी 1 ईयर होने वाला है, तो किस तरीके, बच्चे तो सर नहीं रहेंगे, विदाउट स्टडी तो नहीं चल पाएगा, पूरा देश पीछे हो रहा है, बच्चे भी पीछे हो रहे हैं। तो हम चाहते थे कि बच्चे हमसे अटैचमेंट बनाए रखें और हम बच्चों को पढ़ाएं। तो ये कैसे करके होगा, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ये थी सर पेरेंट्स की, एक पेरेंट्स के सर 5 बच्चे हैं, 5 मोबाइल फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, किस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को सर। सबसे बड़ी बात, जब कोरोना धीरे धीरे कम हुआ, लॉकडाउन हटा सर, बच्चों से अटैचमेंट हमने बढ़ाई, उनको ऑनलाइन स्टडी हमने करानी, टीचर्स को मोटिवेट किया कि बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए। स्कूल आए सर, पेरेंट्स के घर भी गए हम लोग, तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी सर, खाने के लिए तो था नहीं सर, रिचार्ज कहाँ से करवाते हो पेरेंट्स, उनको फ़ोन अटेंड करना नहीं आता सर। तो फ़ोन अटेंड जब करना ही नहीं आता तो जूम मीटिंग कैसे करके अटेंड करेंगे सर वो, उनको जूम। तो हमारी प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आप जूम मत करिए, आप बच्चे को वीडियो बना के सेंड कर दीजिए, पेरेंट्स के पास जब भी टाइम होगा वो उस वीडियो को खोलेंगे, ओपन करेंगे, बच्चा पढ़ेगा। तो सर ये बड़ी, इस चीज़ के लिए हमने बहुत सफ़र किया है कि पेरेंट्स को फर्स्ट अपॉन उनको जो फ़ोन है वो एक्टिव करना नहीं आता, बच्चों को नहीं आता, क्योंकि आज तक तो बच्चे फेस टू फेस टीचर से 5 घंटे पढ़ रहे थे, सडनली वो फ़ोन पे लगे हैं, सर कान में लीड लगा रखी हैं और कंटिन्यू फ़ोन को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आइज़ भी वीक हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो 1-2-3 घंटे फ़ोन पे नहीं बैठ सकता बच्चा, फ़ोन अटेंड करना ही नहीं आता, ओपन करनी नहीं आती, फाइल PDF खोलना नहीं आता। तो इस चीज़ के लिए बहुत बच्चों ने सफ़र किया है, और टीचर्स को भी काफ़ी बार समझाना पड़ा कि आप इस तरीके से ओपन करिए। इस पेरेंट्स आते हैं सर, एक चीज़ अच्छी हुई है कि पेरेंट्स स्कूल में आके, जब हम स्कूल में आने लग गए टीचर्स, तो पेरेंट्स स्कूल में आके पूछें
कि मैडम ये ओपन कैसे करके होगा PDF, आप हमें खोल के बताइए, हम इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने बच्चों को करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि पेरेंट्स को कुछ नॉलेज आई सर इस चीज़ के लिए, वो एक्टिव हुए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। अब किस तरीके से पढ़ाएं, क्योंकि स्कूल तो ओपन हो नहीं रहे सर, छोटी क्लासेस के स्कूल तो अभी तो 10th के स्टार्ट हुए हैं जस्ट, बट छोटी क्लासेस 1st to 5th, हमारा स्कूल 1st टू प्ले ग्रुप टू 5th क्लास है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, उसमें बहुत पेरेंट्स ने और टीचर्स ने दोनों ने सफ़र किया। तो हमने जूम में अटेंड नहीं करवाया सर, हमने बच्चों को PDF वीडियो डाल के दी। पेरेंट्स के पास जब भी टाइम हो वो अपने बच्चे को दे, चाहे वो 1 बच्चे हों, चाहे वो सर 3 हो, चाहे वो 5 हो। जो कोरोना था इसने गरीबी, मतलब उन गरीब लोगों को देखते हुए मुझे बहुत, आप फील नहीं करेंगे कि मुझे बहुत दुख हुआ उन लोगों को देखकर कि सर उनके पास दाल चावल भी खाने के लिए नहीं था। वो उनको जो भी मिलता था सर कहीं से भी, अगर गवर्नमेंट कहीं से दे रही है तो सर वो 1 टाइम चावल पकाते थे और उसी को 3 टाइम खाते थे। मतलब वो चीज़ जब मैंने देखी है तो उसको मुझे फील हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जब देखती थी उन लोगों को तो देखने वाली हालत, मतलब क्या कहें सर। लोग अपने गांव जाना चाहते थे, वो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने गांव भी जा सके। जो गए भी सर वो बड़ी मुश्किल से पैदल चल चल के गए हैं अपने गांव। तो मतलब उस टाइम को अगर मैं याद करूं तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ये टाइम सर किसी के पास दोबारा ना आए, यही मैं कहना चाहूँगी। ऐसा टाइम किसी के पास दोबारा ना आए जो ये कोरोना काल आया है। सबसे ज़्यादा सर जो हमने सफ़र किया है वो गरीबों के साथ हुआ है, क्योंकि उनकी स्टडी, उनका रोज़गार, उनका रहना, सब कुछ ही मतलब एक तरीके से ख़त्म था। उन्होंने अपना जीवन जो अभी शुरू किया वो नए जीवन उनका स्टार्ट हुआ है सर। बच्चे तो देश के भविष्य हैं हमारे, अगर वो ही नहीं बनेंगे तो फिर कैसे करके देश चलेगा। तो मतलब इस चीज़ में हमारी प्रिंसिपल मैम ने, हमारी टीचर्स ने पेरेंट्स को बहुत मोटिवेट किया है। इंडिविजुअली फ़ोन करा है सर हम लोगों ने कि आप बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मंथ्स की हमने फ़ीस नहीं ली, अप्रैल टू सितंबर। तो हमने उनको फ़ीस माफ़ करी है उनकी, उनको बुक्स हाफ़ रेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है सर, कुछ बच्चों के लिए हाफ़ रेट करी है। हम सबको तो नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि फंड्स की दिक्कत है हम लोगों को। तो उस तरीके से हमने अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि आप पढ़ें। अगर हम भी पेरेंट्स के जैसे सोचने लग जाएंगे कि अब हम क्या करें, हमने टीचर्स को मोटिवेट किया, टीचर्स ने अपने ईच स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया फ़ोन कर करके कि आप बच्चे को, ऑनलाइन तो स्टडी हो सकती है ना सर, नहीं आ सकते वो स्कूल, नहीं खरीद सकते वो ड्रेस, नहीं खरीद सकते वो बुक्स, लेकिन ऑनलाइन तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो स्टडी हो सकती है। पहले तो सर हमारी टीचर्स को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हम किस तरीके से ऑनलाइन PDF किस तरीके से बनाएं, लेकिन सर हमारे प्रिंसिपल ने हमें मोटिवेट किया कि भाई बच्चों को तो स्टडी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में क्या है सर, विद्या विहीन पशु समान, मतलब विद्या ही नहीं रहेगी तो हम तो पशु समान है सर। तो उस तरीके से हमने पेरेंट्स से बात करी, तो फिर पेरेंट्स राजी हो गए और फिर सर हमने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करके बच्चों को मोटिवेट किया। अगर स्कूल खुलते हैं सर तो हमने माइंड में सेटअप कर रखा है सर कि हम बच्चे को अल्टरनेटेड डेज पे बुलाएंगे सर। जैसे हमारे 1st to 15 रोल नंबर 5th क्लास का मंडे आएंगे सर, और ट्यूसडे आएंगे सर हमारा 15 to 30 रोल नंबर। तो इस तरीके से हम सर ऑड इवन करके बच्चों को स्कूल में बुला सकते हैं सर। हम सैनिटाइज़र बच्चों को अवेलेबल करेंगे, मास्क अवेलेबल करेंगे, और हम बच्चों को देखेंगे कि टेम्परेचर, हैंड वॉश के लिए हमने सर रखा हुआ है कि बच्चे हैंड वॉश करें। प्रिकॉशन सर पूरे देंगे बच्चों को, मतलब क्योंकि सर बच्चे तो भविष्य हैं देश का, उनके साथ तो हमको कोई खिलवाड़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो नेचुरली हम आगे बढ़ पाएंगे। भी समझाते हैं बच्चों को, घर घर जाके भी समझाते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं। बच्चों का खेलना तो मस्ट है। दिन भर बच्चा मोबाइल में नहीं रह सकता, दिन भर बच्चा टीवी पे नहीं रह सकता, दिन भर बच्चे घर में नहीं रह सकते। वो भी बहुत अच्छी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जितने भी हमारे बच्चे स्कूल के थे सर, उनको किसी बच्चे को कोरोना नहीं हुआ। पेरेंट्स को ऑलमोस्ट मैंने सुना 1-2 पेरेंट्स को हुआ है, लेकिन बच्चों को, किसी बच्चे को पोचनपुर में कोरोना नहीं हुआ है। और हमें कोई भी बच्चा मिलता है सर, वो पार्क में मिले, अभी भी रोड पे मिले, कहीं पे भी मिले, हम उन बच्चों को यही एडवाइस करते हैं कि बेटा अपने हाथ धोने। एक बात को 10 बार बोलेंगे सर तो कहीं ना कहीं तो क्लिक होगी बच्चों के माइंड में। तो उनको यही समझाना है कि मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती। तो सर ये तो हमने प्रिकॉशन तो माइंड में सेटअप कर रखा है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो हम अल्टरनेटिव डेज पे और ऑड इवन करके हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं हम।
लेकिन वो है सर फंड्स की कमी के कारण हम लोग ये नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारी हेल्प होती है किसी भी तरीके से, और हम चाहते हैं सर कि हमारे बच्चों की कोई भी हेल्प हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, क्योंकि सर जो हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं उससे अच्छा डिटेल हम फेस टू फेस कर पाते हैं। तो चाहे बच्चा वीक में 2 डेज़ स्कूल आए, तो हम चाहते हैं कि स्कूल खुले और हम बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाएं, तो उससे सर वेल एजुकेशन बच्चों को मिलेगा। एक बच्चे के घर गई थी, वो गिर गया था बेड से, तो उसके प्लास्टर लगा हुआ था, तो हम उसके घर गए कि बेटा आप एग्ज़ाम कैसे करके दोगे। अब उसके मन में ऐसा था कि मैडम मुझे एग्ज़ाम देना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो हमने बोला ठीक है आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम दे के मम्मी को दे देना, और आप स्कूल में अपने जो भी आपके पेपर्स हैं वो स्कूल में जमा करवा दीजिए। तो सर मतलब बच्चे को पढ़ाई से इतना अटैचमेंट है कि उसके चोट लगने के बाद भी वो पढ़ना चाहता है, वो पेपर देना चाहता है। फ़ोन किया था उन्होंने कि मैम उसकी चोट लग गई है, वो पेपर नहीं दे पाएगा हाफ ईयरली के, लेकिन उसने पेपर दिए सर, PDF बना के मैम को भी सेंड किया 5th क्लास को। तो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो बच्चा, अंश है सर उसका नाम। सर हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप है। प्ले ग्रुप हमने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जो 5th और 4th जो बड़े बच्चे हैं, उनके जो छोटे बहन भाई हैं सर, वो पेरेंट्स बड़े बच्चों को इसलिए स्कूल नहीं भेजना चाहते क्योंकि वो बड़े बच्चे छोटे बहन भाइयों को देख रेख करते हैं। तो हमारा प्ले ग्रुप स्टार्ट इसलिए है। एक पेरेंट्स हमारे पास ऐसा है सर कि उसका जो बड़ा बच्चा है वो 5-6 ईयर्स है, 5-6 ईयर्स का होगा, और जो उसका छोटा बेबी है वो है सर 2-3 ईयर्स का है। लेकिन वो उसको पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि वो सोचते हैं प्ले ग्रुप में भी कैसे करके बैठेगा। तो सर हम उनके घर गए, हमने कहा आप एडमिशन पूछने के लिए आए थे, आप दोबारा क्यों नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि हमारी छोटी बेटी को कौन देखेगा फिर। तो मैंने कहा आप छोटी बेटी के लिए फिर बड़े बेटे का भी भविष्य ख़राब करेंगे, आपकी छोटी बेटी को हम देखेंगे। तो सर वो गुड़िया को हम भी गोदी में उठा लेते हैं, हम भी उसको पढ़ाते हैं। उसको सर 2 या 3 मंथ्स में ही ए बोलना आ गया था, पोएम्स आ गई थी सर। तो वो पेरेंट्स सर बहुत हैप्पी थे। हमारे प्रिंसिपल मैम ने एडवाइस किया हमको कि अगर कोई पेरेंट्स छोटे बच्चे के कारण नहीं पढ़ा पा रहा अपने बड़े बच्चों को, तो हम प्ले ग्रुप स्टार्ट करेंगे मैम। ये एक गरीब लोगों का स्कूल है जो बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी मेहनत सफल हो और हमारा स्कूल आगे बढ़े और हमारे बच्चे भी आगे बढ़े सर। है कि बच्चा जूम ऐप पर एक बार मैम बोलेगी और बच्चा देख लेगा, सुन लेगा। पर ये है कि अगर हम बच्चे को वीडियो बना के भेजेंगे तो बच्चे को जैसे एक बार में नहीं समझ में आया तो बच्चा उससे दोबारा भी रिपीट कर सकता है, उसको दोबारा हमारी वीडियो को देख सकता है, सुन सकता है। बच्चा उसमें जो नहीं कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बच्चा उसको क्लियर भी कर सकता है। पुअर चिल्ड्रन का स्कूल है तो इसमें कोई इतना घर पे हेल्प करने वाला भी नहीं है उनको। तो हम चाहते हैं कि अच्छे बच्चे को अगर हम वीडियो बना के भेजते हैं, बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, घर में कोई और उसका बड़ा भाई बहन है, उसको वो भी सुन सकता है एनी टाइम जब भी वो फ्री हो। अब क्या है, गूगल मीट पे और जूम ऐप पे तो एक टाइम होगा कि इस टाइम पर क्लास, और मैम ने बोला और वो क्लास ओवर हो गई, दोबारा बच्चे को नहीं पता मैम ने क्या समझाया क्या बोला। हमारी वीडियो से ये है कि बच्चे को ये फैसिलिटी मिल सकती है कि बच्चा कभी भी उसको सुन सकता है, जब भी वो फ्री हो। उसका कोई बड़ा भाई बहन भी देख सकता है, उसको कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो समझा भी सकता है, उसकी हेल्प भी कर सकता है। मैम ऐसे जब अब आप नेक्स्ट ईयर जब 3rd क्लास के बच्चों को आप पढ़ाने लगे तो मिल नहीं पाए आप फेस टू फेस में, तो रैपो बिल्डिंग कैसे करी आपने? सर ये था कि मतलब मैसेज के और फ़ोन के थ्रू, जैसे फ़ोन किया, पेरेंट्स से बातचीत की, फ़ोन के थ्रू किया, पेरेंट्स से भी फ़ोन पर ही बात की और फ़ोन पर ही उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनका भी लिया, सब कुछ सर ऐसे ही हुआ। और बीच में हमने जैसे बच्चे को कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो 1-2 बच्चे को हमने स्कूल में भी बुलाया था, स्कूल में भी हमने उनको पढ़ाया। आर्य नाम का लड़का भी आता था, वो स्कूल में ही क्लास लेते थे क्योंकि एक्चुअली उनके पेरेंट्स बोल रहे थे उनको ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आ रहा है। तो हमने बोला था चलिए जिनको नहीं समझ में आ रहा, हम एक साथ तो सब बच्चों को नहीं बुला सकते हैं। 5-7 स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऑनलाइन क्लास में, तो वो स्कूल में आके क्लास ले सकते हैं। हमारी मैम ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा था कि आप घर घर जाके सर्वे करें, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो उनको भी इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ना हो कि कोविड-19 की वजह से वो एजुकेशन में पीछे रह जाए, तो इसलिए उन्हें भी हम ग्रुप में ऐड करें और उन्हें हम घर बैठे बैठे एजुकेशन दें। मेरी भी क्लास में एक लड़के को, सौरभ नाम का लड़का है सर, जिसे हमने बुक्स दी हैं, बुक्स अवेलेबल करवाई हैं, उसे भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी हैं ताकि वो बच्चा पढ़ सके, क्योंकि वो बच्चा पढ़ना चाहता है
बट वो किस लिए नहीं पढ़ पा रहा है, सिर्फ मनी प्रॉब्लम की वजह से। तो उसको बुक्स देकर हमने सोचे चलिए ये बच्चा आगे कर सकता है, तो इसकी हमने हेल्प की है कि आगे पढ़े। सर ऐसे बहुत से पेरेंट्स थे जो काफ़ी परेशान हो गए थे सर ये बात सुन के कि मतलब ये क्या बीमारी आ गई है। सबसे पहले तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये बीमारी क्या है सर। तो इसमें मेरी एक मतलब वो मेरी फ्रेंड भी थी सर, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, तो काफ़ी घबरा गई थी। उनके जो हस्बैंड हैं वो सर लेबर का काम करते थे, तो मतलब वो मेरे पड़ोसी हैं मैम सर। तो उनको मैंने बोला कि इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस रखो, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें इस सिचुएशन में सिर्फ ये है कि अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, और मेरे से जितना हो सकेगा मैं हेल्प करूँगी, जितना मैम से हो सकेगा, जितना स्कूल से हो सकेगा वो हेल्प करेंगे। और आप अपने बच्चों पे ध्यान रखो और मतलब इस बीमारी से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो। ये स्कूल ऐसा जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और हम उनकी हेल्प इसी तरीके से कर सकते हैं सर कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है तो हम दे सकते हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आप पैसे से हेल्प कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं सर हेल्प करने के। सूजल नाम की लड़की थी सर इसी स्कूल में सर, वो प्री नर्सरी में पढ़ती थी। तो सर वो काफ़ी 5 भाई बहन हैं, तो सर वो नहीं अफोर्ड कर पाती थी ड्रेस। तो सर मैंने मैम से बात की, प्रिंसिपल मैम से, कि मैम बहुत ठंड होती है, ये अलग अलग तरीके की ड्रेस पहन के आती है जो कि अच्छा नहीं लगता मैम। तो मैम ने बोला कि आप मैम क्या चाहते हो। मैंने बोला मैम आप हेल्प करो, कुछ मैं अपनी सैलरी से हेल्प करती हूँ। तो मैं सर हमने फिर उसकी ड्रेस दिलवाई थी। तो मुझे मतलब अच्छा काम करके सर अच्छा फील होता है, तो मैं यही कहूँगी कि सबको अच्छा काम करना चाहिए। नहीं मैम, काफ़ी प्रिंसिपल मैम काफ़ी बार उनकी जो मदर होती हैं उनको बताती हैं कि आप उनके पापा को लेके आओ, हम थोड़ी हेल्प करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, थोड़ी मदद करते हैं उनको समझाने की। तो मैम करती हैं ये सब चीज़ें। और कुछ लोग हैं जो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। तो फिर उनको यही है कि बच्चों को कैसे हम यहाँ पे शिक्षा दे सकते हैं, कैसे हम उनको मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो उनकी फ़ीस कम करके बुक्स वगैरह से, और पर्सनल भी उनको फ्री ट्यूशन करके भी, मतलब एक्स्ट्रा क्लास जो मैम जैसे बच्चे वीक रहते हैं काफ़ी, तो उनको मैम एग्ज़ाम के टाइम एक्स्ट्रा क्लास दिलवाती है टीचरों से, तो वो बहुत हेल्प करते हैं। राहुल नाम का एक लड़का था, तो वो नहीं कर पाता था, ग्रो नहीं कर पाता। जैसे घर में उनको घर की ही बातें करता था जो उनके घर में होती थी। तो बोलते थे जैसे, और कई स्कूल में उन्होंने डाला था, कहते नहीं कर पाता, तो उनको शायद डांट वांट करते। मैंने कहा डांट से नहीं होते, बच्चों को थोड़ा सा प्यार से भी करना होता है। तो मैंने उसको शुरू से ही लिखा है, क्योंकि वो 2nd क्लास में आ चुका था, तो उसको पढ़ना नहीं आता था, उल्टा लिखता था जो होता था। तो मैंने उसको बहुत प्यार से टैकल किया, अलग से पढ़ाया, तो उसने अच्छे से लिखना भी सीखा। तो शुरू में मुझे भी अजीब सा, मैंने कहा बच्चा 2nd क्लास में आ चुका है, लेकिन इसको लिखना पढ़ना तो आता नहीं, कैसे करेगा। तो फिर मैम ने बताया इसको थोड़ा सा आप अलग से टाइम दो। तो मैं उसको एक्स्ट्रा क्लास भी देती थी, जैसे छुट्टी हो जाती थी तो उसके बाद में मैं उसको पढ़ाती थी। तो मैं सारे बच्चे तो काम वो कर, लेकिन उसको काम करने के बाद में उसको अलग से जैसे का ABCD ये उसको वर्ड देते थे काम करने के बाद। तो नहीं होता था, मैं खुद उसके कॉपी में लिख लेती थी, तो जो ताकि वो भी काम हो सके और वो भी हो सके। तो वो ABCD ये सब सीख के उसने लिखना सीख लिया था। कोविड के उससे सारे तो डरे हुए थे सारे, फिर कैसे पढ़ाई होगी। तो ऑनलाइन हमने करा, जूम पर भी हम नहीं करा सकते थे, के पास एक ही मोबाइल होता है। तो वो काम करने जाते हैं, तो मम्मी पापा काम पे जाते हैं, तो जिस टाइम पे वो उनको टाइम, जैसे हम गूगल क्लास तो सुबह लेते, तो वो सुबह घर पे होते नहीं हैं, वो दिन में आते हैं, तो उनके पास टाइम होता नहीं, वो फ़ोन तो अपने पास ले जाते हैं, बच्चे के पास फ़ोन नहीं होता है। तो इसलिए हमने ये करा कि एक ही फ़ोन था, तो 2 बच्चे भी होते थे कई बार, कि 2 बच्चे फिर एक के साथ कैसे करें क्लास, जूम क्लास कैसे करेंगे। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों को अलग अलग उनका ग्रुप बना के अलग अलग वीडियो सेंड करें, ताकि बच्चे वो पढ़ सके, जब भी घर आए तो वो पढ़ लें, शाम को, दिन में, जब भी उनको लगे। क्योंकि फ़ोन एक ही होता है, पूरा फैमिली है तो एक ही फ़ोन है, तो कहाँ से इतने करेंगे, अफोर्ड करेंगे। फिर भी कोरोना काल में इतना पैसा भी नहीं था कि ताकि वो इतना इंटरनेट वो डाल सकें सारा,
ये चीज़ें प्रॉब्लम थी सारी उनको। कई बच्चे ऐसे थे कि जो नहीं कर रहे थे क्लास, तो मैंने जैसे उनको पूछा कि आप क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें तो खाने के लिए नहीं है पैसे, तो हम कहाँ से क्लास करेंगे। तो वो पढ़ना चाहते थे, उनकी पढ़ने की इच्छा थी। काफ़ी बच्चे ऐसे मेरी क्लास में भी ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं काफ़ी, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो कर नहीं पाते। तो मैंने उनको अलग से भी मैंने कई बार उनको हेल्प भी की है, ऐसे अपने घर बुला के भी उनको पढ़ाया मैंने, डिस्टेंस पर रख के मैंने मास बुलाया, उनकी भी हेल्प करी मैंने। मैं घर आके उनको अपने नोटबुक दे के उनमें करा के काम उनको घर पे काम करवाया है मैंने, ऐसे भी काम किया है। क्योंकि फ़ोन की भी जैसे प्रॉब्लम है जो तो मैंने घर पे उनको ला के अपनी कॉपी में उसको क्वेश्चन आंसर करा के उनको पढ़ा के घर पे काम दे दिया। पढ़ाई पेरेंट्स को लगा, देखो जैसे लॉकडाउन हुआ तो काम कुछ नहीं था, जैसे जो घर घर जाके काम करते थे, सबसे उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा जो घर में जाते थे, क्योंकि एक दूसरे ने घर में बुलाना बंद कर दिया था। जैसे जॉब है, अगर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो कल को अपना जॉब करेगा, तो वो तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, वो कर पाएगा। फिर भी 50% भी उनको मिलेगी तो मिलेगी। लॉकडाउन में ऐसा था कि 50% भी मिली थी, लेकिन जो काम करने जाते हैं, जैसे गाड़ियाँ, कई पेरेंट्स हैं तो गाड़ियाँ साफ़ भी करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा क्योंकि घर सब ने बुलाना बंद कर दिया था, तो उस समय उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो इस बारे में उनको लगा कि अब शिक्षा ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो इसलिए वो मोटिवेट हैं। सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हाँ पढ़ाना ज़रूरी है बच्चों को, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे हम। लेकिन इसकी फ़ीस भी माफ़ करी हमने, इसके क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए फ़ीस भी माफ़ करी थी कि ताकि बच्चे पढ़ पाएँ। वो अपने सिस्टर के यहाँ रहता था, सिस्टर के यहाँ रहता था, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो लड़का, तो उसके साथ काफ़ी हुआ था। उसके जो जीजा थे जो उनके थे, वो उसके साथ अपने बच्चों के साथ तो अच्छा सलूक करते थे, जबकि बच्चा था ना पढ़ने में, जैसे कभी काम नहीं कर पाया, थोड़ा सा बच्चे का ही माइंड है, कभी नहीं होता है खेलने की, उसको एक बार ऐसी जगह उन्होंने ऐसे कर दिया कि माचिस से उसको थोड़ा सा जला दिया। तो वो चीज़ हमने कहा आया नहीं, वो एक जगह मतलब एकदम सुन्न सा सहमा सा रहता था। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा ऐसे क्यों रहते हो तुम तो अच्छे हो पढ़ने में, ऐसे क्यों? तो उसने फिर बताना नहीं चाहता था वो लड़का, क्योंकि वो उसको लगता था कि फिर मारेंगे मुझे। तो हमने देखा, उसकी शर्ट उतार के देखी, उसके मतलब उसकी जगह ऐसी जगह माचिस वो लगाई थी। फिर मैंने मैम को भी बताई थी, प्रिंसिपल मैम को भी, तो इसके साथ ये चीज़ हुआ था। उसके बाद मैम ने बोला उनके पेरेंट्स को, उनको बुला के उनको बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं सबके। सिस्टर तो उसकी अच्छी थी, वो कहती थी वो भी नहीं मानती, जब ड्रिंक करते हैं तो बच्चे के साथ ऐसे करते। तो मैम ने बहुत समझाया, उनको बुलाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो 1 साल यहाँ पढ़ा, फिर उनको हमने पेरेंट्स के साथ ही भिजवा दिया। मैम ने बोला ऐसे तो ये चलता रहेगा, तो उनके पेरेंट्स जो मम्मी पापा थे उनको बुला के उनको ये बात बताई, लेकिन वो ले गए फिर अपने साथ। नहीं, फिर वो ऐसा करा नहीं उन्होंने, बट ऐसा उन्होंने माफ़ी सॉरी फील किया उन्होंने बोला मैंने गलती करी है, तो उन्होंने मान ली थी। फिर उसके बाद वो चले गए। मेरा जहाँ तक मानना है कि प्यार से बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि डर से जो बच्चों को आता है वो भी भूल जाता है। डर कई बच्चे, सब बच्चे एक से नहीं होते हैं, कोई तो होते हैं डर से भी वो समझ लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं कि प्यार से ही समझते हैं। वो उनको जैसे डराओ तो वो और डर जाता है, जो वो बोलना चाहता है वो भी बच्चा नहीं बोल पाता है। इसलिए मेरा मानना है कि प्यार से बच्चों को ज़्यादा टैकल करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, तो तभी बच्चे आगे वो भी सीखेंगे। तो ये चीज़ प्यार से ज़्यादा मानेंगे बच्चे। सर कोविड से पहले तो हमारी क्लासेस सही चल रही थी। अब थोड़ा सा छोटे बच्चों के साथ साथ थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। अब छोटे बच्चों में किसी को किस तरह से आता है, किसी को किस तरह से, अब क्लास में तो हम उस हिसाब से देखते हैं, तो हम व्हाट्सअप के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मैं वीडियोस बना के उनको वर्कशीट वगैरह बना के उन्हें भेजती हूँ डेली। तो पेरेंट्स के भी थोड़ा होता है कि अब हमें तो काम मतलब सीरियल वाइज देना ही है बच्चे को, तो उन्हें रहता है कि बच्चे को कभी ये नहीं आ रहा हो, तो मैं उनसे फ़ोन करके बात करती हूँ। वैसे डेली फ़ोन पे बात करती हूँ उनसे। जो मैं उनको भेजती हूँ व्हाट्सअप पे वीडियोस बना के या वर्कशीट वगैरह भेजती हूँ, वो मुझे दिखाते हैं सर डेली करके। तो जिनके पास सर फ़ोन नहीं है तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी पेरेंट्स सर मुझे दिखाते हैं करके, काफ़ी खुश। टेंशन तो बच्चों की होती है सर, उनकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, ये तो अब छोटे बच्चे हैं सर थोड़ा। हाँ, पेरेंट्स का तो इतनी नॉलेज भी नहीं है सर, मैं फ़ोन करती हूँ उन्हें तो हमें पता ही नहीं चलता, कहते हैं ये है वो है। फ़ोन बज रहा था। हाँ जी। तो एक बेसिकली पेरेंट्स को ट्रेनिंग की फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, ये भी है सर, थोड़ा उनके साथ कि वो प्रॉब्लम है। बच्चों को पढ़ा भी पाए। तो एक वैसा आपके हिसाब से कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हाँ है जी, हाँ और जी। फ़ोन्स की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी, डेटा पैक्स हो गया। हाँ जी सर। सर स्टार्टिंग में जैसे जो स्कूल खुला था तो हमारे प्रिंसिपल मैम ने बहुत मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, हमने भी किया। हम स्टार्टिंग में ही आए थे तो उन्होंने जैसे डोर टू डोर जा कर के हमने सर्वे किया सभी को,
और बच्चों को लाए, उनका एडमिशन कराया। धीरे धीरे करके बच्चे फिर आने लगे। मतलब कम से कम 100 बच्चे हो गए थे उस स्कूल में, जो पहले स्कूल था। तो ऐसे करके फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। और उस टाइम पे मैं योगा क्लासेस भी सिखाती थी अपनी तरफ से। कोई फ्री और कॉस्ट था तो बस स्कूल में जो क्लासेस लेती थी तो योगा सिखाती थी, पढ़ाती भी थी। और सभी मतलब अच्छा उस टाइम पे अच्छा चल रहा था। अब कोरोना टाइम अब तक अच्छा चल रहा था सर। अब कोरोना टाइम में ऐसा मुश्किल हो गया कि बस 6 महीने में साल भर में एनुअल फंक्शन भी करते थे। उनको बीच बीच में गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता था उनको, कि बच्चे आए बीच बीच में। और सर्वे वगैरह कर करके बच्चों को लाए, हम उनको गिफ्ट भी दिया। बहुत कुछ मतलब उनको दे करके, लेकिन बच्चों के साथ कभी प्रेशर नहीं डाला। स्मूथली उनको प्यार से पढ़ाया, अपने बच्चों को समझ के, पेरेंट्स बन करके उनको समझाया, पढ़ाया। बहुत कुछ मतलब अच्छे से किया, उनको टैकल अच्छे से किया उनको, तब जा कर के बच्चे जैसे एनुअल फंक्शन पे जैसे पेंसिल बॉक्स दे दिया। जो समर वेकेशन होता था उनसे कोई पेमेंट नहीं ली दी जाती थी। टीचर ही आती थी स्कूल में टाइम पे और उनको समर वेकेशन में उनको उनसे फ्री पढ़ाया जाता था उनको। घर में यही माहौल देखा उन्होंने कि शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं, ये भी करते, तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो मैंने जैसे ट्यूशन क्लासेस घर पे भी खोल ली है, तो घर पर भी मैं पढ़ाती थी उन बच्चों को। लेकिन धीरे धीरे वे बच्चे डेवलप कर गए। अब खुलकर वो बाहर आए हैं और अच्छा मतलब अब तो जो बच्चे मैंने देखे 11th-12th पास कर चुके हैं वो बच्चे अब अच्छा। हाँ जी सर, अच्छा परफॉर्मेंस है उनका शुरू से ही पढ़ने का, और वे बच्चे कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चे जैसे कभी देखते हैं, कभी पैर छूते हैं, टीचर्स मिलते हैं तो पैर भी छूते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। और वे बच्चे अब ये कहते हैं कि मैं इस स्कूल से कभी, अभी मेरी लड़की के स्कूल में पढ़ती थी, मैं वहाँ मीटिंग में जाती थी, तो वहाँ पर जैसे बच्चे कभी मिल जाते थे, मैं अच्छा यहाँ मैम पैर भी छूते, मैम तो 12th क्लास में हो गई हूँ, मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा ये किया। मतलब वे बच्चे अब लायक हो गए हैं, तो अच्छा तो लगता है सर। कोविड के आने पे सर बहुत सी प्रॉब्लम आई। लोगों के पास खाने पीने के साधन ही ख़त्म हो गए। बच्चों पर भी बहुत असर पड़ा है। जो माँ बाप नहीं कमा पा रहे हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सर स्टार्टिंग में तो जैसे नए फ़ोन, टच वाले फ़ोन भी लिए, स्मार्टफोन लिए, तो उस टाइम पे नहीं पता था। फिर धीरे धीरे हमारी मैम ने भी हेल्प करी, प्रिंसिपल मैम ने, कि कैसे खोलना है, कैसे करना है, बच्चों को कैसे वीडियो डालनी है। तो अगर बच्चे, मैम ने तो ये भी कहा अगर जूम के ज़रिए अगर आप पढ़ा सकते हो तो पढ़ा दो, तो बच्चे नहीं टकल। अब भी कुछ बच्चों के पास नहीं है सर स्मार्टफोन, तो उनको मुश्किल आ रही है, पेरेंट्स को भी मुश्किल, क्योंकि हमारे पास खाने के पैसे ही नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे फ़ोन दिलाएं। और जिन बच्चों के पास फ़ोन भी है 2-2 बार 3-3 बार गिरा चुके हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम तो आ ही रही है सर। वो भी अपना काम छोड़ के बच्चों को करवा रहे हैं। पर ये है कि ये अच्छा है कि कम से कम कोरोना टाइम में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो यही सक्सेस ही है। पर मुश्किल तो बहुत है सर। हम तो ये मैं तो ये चाहती हूँ कि गरीब बच्चों को जैसे स्मार्टफोन हो तो ताकि ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ये है कि अच्छा ये है कि पेरेंट्स साथ में रहे। मेरा तो यही मैसेज है कि पेरेंट्स साथ में रह करके अपने हाथ से सामने काम करवाएं उनसे बैठ करके, और उनको अच्छे से सिखाएं जब तक ये कोरोना काल है। सर यही है कि स्कूल में एक तो अच्छा बच्चे, पहली बात तो बच्चे ही आएँ स्कूल में, अच्छा वो कि बच्चे आएंगे, काम अच्छी, पढ़ाई अच्छी हो। हमारे जो प्रिंसिपल मैम हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं और सारे बच्चों को लेके चलती हैं एक साथ, और काफ़ी हार्ड वर्किंग लेडी हैं। वो ये चाहती हैं कि हम भी खूब हार्ड वर्क करें, सारे हमारे बच्चे आगे रहें, हर चीज़ में आगे रहें। सैफुल है उसका नाम। वो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, पर वो पढ़ नहीं पाया। उसकी मम्मी उसका कर नहीं पाती थी अच्छे से, फीस ड्रेस ये नहीं दे पाते थे। उसकी मम्मी का एक हाथ है ही नहीं, यहाँ कुछ एक हाथ से कुछ काम ही नहीं कर पाती हैं वो लेडीज़। वो किसी के घर में जाके खाना बनाती हैं। अभी वो लॉकडाउन के बाद आई थी तो मैम ने उसको बुक्स दिलाई हैं। वो मेरे घर के पास में ही रहता है। मैंने भी उसकी काफ़ी हेल्प की थी लॉकडाउन के टाइम पे, उसके मम्मी की, उसके। अब मैम ने उसको बुक्स यहाँ से दिलवाई थी।
तो बुक्स लेके इतना खुश हुआ जैसे मान लो कि उसको भगवान मिल गए हों। डेली बेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे भी पढ़ाती हूँ। स्कूल उसकी मम्मी ने नहीं भेजा है, घर पे पढ़ाती हूँ उसको। शुरू में हाँ नर्वस था, उसको इतना अनुभव नहीं था। यहाँ आने के बाद उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। रीडिंग अच्छी हो गई है उसकी, इंग्लिश में अच्छे से रीड कर लेता है, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया उसका। उसमें तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, पढ़ने की इच्छा उसके अंदर जगी है। यहाँ तक कि वो खाली उसके मम्मी पापा होते नहीं हैं घर पे, दोनों काम करने चले जाते हैं। बच्चा अकेले घर में पढ़ता है, जो भी वर्क मैं उसको देती हूँ पूरा करके लाता है और पूरी रीडिंग अच्छे से करके दिखाता है मुझे। आज मैं उसको याद करने दे दूँगी तो कल उसको याद करके आएगा। थोड़ा सा उनसे हम प्यार से बिहेव करें, उनको बताएं सही क्या है गलत क्या है, तो बच्चा खुद ही सीख लेता है। जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम दे रहे हैं, जिसको समझ नहीं आता स्पेशली उसको फ़ोन करके बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो, आप घर पे आ सकते हो। फैमिली वाले तो मना करते हैं कि नहीं बुलाना है, किसी से ये नहीं करना, पर फिर भी हम लोगों ने उनको सैनिटाइज़र से उससे अकेले में बिठाकर किया था, कंट्रोल किया था। फैमिली वाले पहले तो मना ही करते हैं कि नहीं पढ़ाना है ये, फिर बाद में वो भी सपोर्ट करने लगते हैं। काफ़ी मज़दूर हैं जो कच्चे जो घर प्लॉट बने होते हैं उनमें रहते हैं, कच्चे घरों में। उन लोगों को ये था कि जैसे कोई बांट रहा होता था राशन, तो लाइन में लगना होता था, वो राशन ला के अपने बच्चों को खिलाते थे। बाकी तो उनका खर्चा तो सब वही था कि आज कमा रहे हैं तो वो आज ही खा लेंगे उसको, कल के लिए तो सोचते हैं नहीं उस समय। उन लोगों को बहुत परेशानी हुई थी इसमें कोविड में। काफ़ी एनजीओ ने उनकी मदद की है, काफ़ी लोग आए हैं राशन देने के लिए, उनको बताया गया कि वहाँ राशन मिल रहा है, वहाँ जाना है आपको। और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की थी इन लोगों की। काफ़ी लोगों के हमने आधार कार्ड बनवाए, जो ये राशन कार्ड बनवाई, जो ऑनलाइन राशन कार्ड गवर्नमेंट ने उस समय स्कीम निकाली थी उसकी। तो मैंने भी काफ़ी बच्चों की उसमें हेल्प की है, उनके मम्मी पापा से बोल के उनका जो डेली बेस जो था वो राशन कार्ड था जिससे राशन मिल रहा था, उसके लिए अप्लाई करवाया, अपने हस्बैंड से बोल के रिक्वेस्ट करके कि इनका कर दो। काफ़ी लोगों का करवाया उसमें, उससे उनको राशन मिला, तो वो उससे भी काफ़ी राहत मिली उन लोगों को। हम तो चाहते थे कि स्कूल में ही आएँ। जो स्कूल हमारा चल रहा था अच्छा खासा फरवरी मार्च तक, वो सारा बंद हो गया। देखो उसमें हमें भी काफ़ी लॉस हुआ, मैम को काफ़ी लॉस हुआ, बच्चों को लॉस हुआ, सबसे ज़्यादा तो बच्चों को लॉस हुआ, क्योंकि हम भी एज ए पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चों का भी जो लॉस हुआ है, क्योंकि स्कूल होता है, स्कूल में जाके बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, सब कुछ करते हैं। अब फ़ोन पे तो किसी को डर भी नहीं होता, बस हमारे बच्चों को ही नहीं है डर किसी, अब वो जो क्या कर रहे हैं उनको कुछ मतलब नहीं है कि मैडम क्या करा रही हैं हमें। तो लॉस तो काफ़ी हुआ है, बच्चों का भी हुआ है, हमारे बच्चों का भी हुआ है, जो हमारे जिनको हम पढ़ाते थे उनका भी हुआ है। अब घर से फ़ोन से देना एक अलग बात हो जाती है। फ़ोन लिमिट के ही फ़ोन थे जिसके पास थे। अब दो बच्चे हैं हमारे भी, अब बच्चों की भी हमें क्लास करानी है, अपना भी हमें अपना काम करना है, बाकी घर का भी है सब कुछ। एक स्कूल होता तो हम स्कूल में आ जाते हैं, स्कूल में आके अपना काम करा लेते हैं बच्चों को। घर पे है कि जॉइंट फैमिली है, हमें सबको देखना है, अपने बच्चों की भी क्लासें लेनी हैं। काफ़ी समस्याएं आई थी हमें भी। ओवरकम ऐसे हुआ जैसे घर से किसी और से फ़ोन ले लिया, बच्चों की क्लासें उसमें लगा ली, फिर अपना हमने जब हमें टाइम मिला अपना, जब बच्चे अपना सो गए या जब हमें अपना टाइम मिलता था उसमें हम अपनी वीडियोज़ तैयार कर लेते थे। फिर मैम ने हमें स्कूल में बुलाया तो हमने स्कूल में आके ब्लैक बोर्ड के जरिए से बहुत अच्छे तरीके से वीडियोज़ बनाई अपने। बहुत सपोर्ट रहा प्रिंसिपल मैम की तरफ से। प्रिंसिपल मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया कोरोना के, उससे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा हमें सपोर्ट करती रहती हैं, गाइड करती रहती हैं। तो बच्चे तो आ रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, जो आ रहे हैं स्कूल, जो क्लास ले रहे हैं उनको तो हम क्लास में करा लें। जो बाकी बच्चे जो नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण स्कूल, उनको हम व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, काम देंगे फिर भी। और आपको लगता है कि अगर व्हाट्सएप वाला मॉडल पहले होता तो हाँ, तो उनकी तो कुछ ऐसा उसको अगर आप हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा करे तो हम उसको अगर वो पढ़ना चाहे व्हाट्सएप से, हम उसको भी पढ़ा लेंगे वहाँ से, चाहे अकेला बच्चा क्यों ना हो, उसको भी दे सकते हैं काम। अब उस बच्चे को हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तो आपको लगता है कि रीच इस व्हाट्सएप मॉडल में आने से हाँ काफ़ी हाँ, उससे एक्सपीरियंस भी मिला, हमें सीखने के लिए भी काफ़ी कुछ मिला है। वो पैसे दे नहीं पाते सर, उनको फिर मैं कहती हूँ कि मैम हमारी बहुत हेल्प करेंगे, आप स्कूल में आओ। फिर वो सर स्कूल आते हैं। फिर वो एक फैमिली थी सर, उसके हस्बैंड बहुत दुखी करते थे, बहुत परेशान थी वो, बच्चा भी नहीं पढ़ा पा रही थी वो। फिर मैंने उसकी हेल्प की, मैं उसके घर रोज़ जाती थी। मैं कहा आप मेरे स्कूल में बच्चा डालो, मैं कहा आपकी हेल्प करेंगे जैसे भी। फिर मैंने मैम को भी बोला सर कि आप इनकी हेल्प करिए मैम, तो मैम ने भी उनकी बहुत हेल्प की। अब उसके हस्बैंड भी बहुत ठीक हो गए सर, अब बहुत अच्छे तरीके से।
मारते थे, शराब पीते थे सर। पर धीरे धीरे अपने आप को कहने लगी, कहती अब तो मैं ठीक हूँ प्रीति, अब मैं बहुत अच्छी रह रही हूँ, अब मुझे कुछ नहीं कहते वो। तो अभी भी मैं उनकी सर हेल्प करती हूँ। अभी मैं उसका छोटा बेटा भी है सर, मैं उसको कहती हूँ आप इसको भी पढ़ा लें। अब वो 9 साल का हो गया बड़े वाला सर, 2 साल का जब था सर यहाँ लेके आई थी सर, मैंने उसकी हेल्प की। सर मैं हेल्प करती हूँ सर, बस मैम की भी, स्कूल की भी। मैं चाहती हूँ ये बिजनेस स्कूल बहुत आगे बढ़े। वो फीस नहीं दे पा रहे थे, उसके हस्बैंड ड्रिंक करते थे सर, पैसे उसके पास होते नहीं थे सर, तो वही पैसे दे नहीं पा रही थी सर। वो स्कूल बच्चा पढ़ा नहीं पा रही थी, रोती थी सर वो। मैंने कहा नहीं आपकी हेल्प मैम करेंगे, आप मैम से मिलो, हमारी मैम से आके। अभी भी सर जो गरीब होते हैं मैं उनके घर जाती हूँ सर। अभी भी मैम को मैं कहती हूँ कि मैं इतनी हेल्प तो कर लेती हूँ जितना सर होता है मेरे से। हाँ जी, बच्चों के लिए मैम उनको कहती हूँ, रोड पे चलते कहती हूँ कि आप स्कूल में आओ, बच्चों को पढ़ाओ। वो पैसे की बात करते हैं सर, मैं उनको कहती हूँ नहीं पैसे चिंता ना करो, मैम हमारी हेल्प पूरी करेंगी। तो मैम फिर हेल्प करती भी हैं सर, ये बात तो है। नहीं सर, एक बच्चा था सर, वो बोल नहीं पाता था, बिल्कुल ही नहीं बोल पाता था एकदम, अब उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती थी। हमने बहुत उसको कोशिश की, हमने उसको बहुत समझाया सर। फिर अब वो बच्चा हो गया, बड़ा हो गया सर काफ़ी, अब वो बोलता ट्यूशन भी जाता है सर वो। हाँ जी, पहले मुझे दिखता है मैम सर वो बोल ही नहीं पाता था, बिल्कुल हमें दिखता था। बड़ी मुश्किल से हमने उसकी कोशिश की, हमने उसकी बातें समझी सर। मैं उसको बाहर लेके आती थी सर, एक्टिविटी करवाती थी, मैं उसको पोएम करवाती थी, डांस करवाती थी सर। वो करता था, बोलता भी था, फिर मैं उसको बुलवाती भी थी, ए फॉर एप्पल बोलो बेटा, फिर वो बोलता, पोएम करवाती थी सर। तो धीरे धीरे हाँ जी, अब बहुत अच्छा बोलता है सर वो। तो मैं अपनी दुकान पे तो सर आती थी शाम को, तो इस वजह से मैं सबको बताती थी कि स्कूल में अब ये ऐसी फ़ीस कम हो रही है, या तुमने बच्चे डालना है तो बच्चा डाल दो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर वो सर हेल्प कर आ जाते थे स्कूल में सर, तो मैम से बात हो जाती थी। मैं तो सर इतनी ज़रूर हेल्प करती थी, अभी भी करती हूँ सर। नहीं 2 स्कूल तो बंद हो गए सर, थे या 4 थे स्कूल, 4-5 थे सर, लेकिन वो 2 तो उन्होंने कर दिए हैं सर। हाँ जी हाँ जी, अब 2 हैं सर। लोग तो कहते हैं कि विनर्स बदल गया, बहुत चेंज हो गया है। गांव के लोग हाँ जी, गांव के लोग कहते हैं चेंज हो गया। फिर मैं क्या, चेंज तो अपने आप ही होगा, जब मैम चेंज करती हैं जब तो चेंज होता है, जब मैम ही इतना ध्यान रखती हैं। Good afternoon, I am Madhuri Agrawal, Principal, Winners Public School, Village Pochanpur, Sector 23, Dwarka. Ma'am, if you could tell us a little about your school through inception till now, how has the journey been? Yes. This school we have established in the year 2004, and this school is basically for the migrants children. The migrant who come here to work from different states like UP, Bihar, all over India, the big different states, they come over here in search of livelihood. And once they come over here, the getting admission in the school becomes tough for them, because they don't have any kind of identity like Aadhaar card or ration card. So एक सेकंड रुकिए मैम, एक बार आप स्पेक्स हटाइएगा। Is that okay with you? as you feel comfortable. क्योंकि वो स्पेक्स में ना रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है। Okay. हाँ जी। Good afternoon, I am Madhuri Agrawal, Principal, Winners Public School, Holy Chalk, Village Pochanpur, Dwarka, Sector 23. So ma'am, if you could tell us about the school from its inception Yes. to the journey. The school started in the year 2004 for the migrants children. We started working for them because these are the people who work at construction sites, they are the daily wagers, some of them are drivers, some of them, you know, they pick up these menial jobs for their livelihood, and then they call their families also here to support. So their children, they don't get admissions in any of the school because they don't know the procedure of getting the admission. So we help them, our team goes home to home and find out these children and put them into the school. So how have what has the impact been for the school? Yes, impact, we have impacted many lives so far as right from 2004 to now 2020-21 we have already started, and we have almost impacted more than 10,000 people in around this community, because this is a very big area, and most of the people over here are migrants only.
And so just any impact stories, some specific examples. Yes, there are many impact stories. There are many stories because once when I started this school, I started with a rag picker and his name was Vishal, and I every day used to see him on the side. He used to go from place to place with his bag on his shoulder, and one day I just stopped and asked him that why he doesn't go to school. Then he told me ki ma'am, my parents, they don't have any paper. I want to go to school, but there is no school who will take me. So that really touched me, and I was working in many school. I have worked in many schools, and I have a lot of management experience also. But then I decided that I must do something for these children, those who are without school, even in the 21st century. So with that vision, we started that school. So I got a lot of, initially we worked very hard. Today also we are working very hard in this, and that Vishal was the first student in our school, and we started the journey. And slowly in the beginning in 2004 when we started the school, we were having only 4 to 5 students in our school. But the moment we told the people about our mission, our vision, so they all got, and the next year only we got more than 60 students in our school, and they all were from the migrant families only. जो आपकी टीचर्स आपके साथ शुरू से अभी तक रही हैं उनके बारे में. Yes, my teachers, I am really very lucky that I have a very good staff. They have been with me right from the beginning. Initially when few teachers were unmarried, now they have got married and settled in life. Otherwise those who are married teachers, they are with me right from the beginning, and today also they are working with me. Few of them have retired also from here because they joined late, so after say 10 years or so they have retired. And our team is very hard working, and they are from the village only, so they know the problems of the villagers. They understand what they want. So this way my staff is very cooperating and very good. So any particular name for teachers? Yes, I would like to mention one of the name for the Gauri ma'am and Mrs. Haryanvi. She worked with us for almost 13 years and she has devoted her time. Now she is retired, she is now 75 years old, and I will definitely one day call her also if you would like to have her interview and you would like to ask. And she knows each and everything, because from the day I started the school, she initially volunteered her services to us, and later we started paying her the salary. Even today also we are not able to pay a very good salary to our teachers, but they are also committed to the work, and they work with us, and we are really doing well, and we would like to touch more people, so that there is lot of people are still there, children are still there, those who don't have the school. So we basically want to give them the literacy and put them into the streamline. So what was your vision when you started this school? Yes, when I started, I just wanted that yes, there should not be any child without school, because now at least in the urban rural areas also we are having so many children who are without school. So this is something is very it really hurts that these are the children who are still without school, and they are in the capital, in the city, in our capital Delhi, and then also they don't have the school. So this is really this really touches me, and this is how I start. And now my aim is this, that we have to touch more communities, more people. There are 10 more villages we have to touch them, and we want to remove this illiteracy, because these are the children who will be the future of our country. Then if they are not getting the education at this point, they are not getting their foundation, then how are they going to be helpful to the country? And so while developing the school and developing the educational program, or developing the way that the teachers work, what was the one thing that you wanted to set your school apart with? This school is already apart because we don't follow the system other schools follow. Though we do have the proper courses for all the classes, we deal with the age group 3+ to 10+. So we are working on the foundation, and we give them the foundation, and in this we not only teach them, but we also intermingle with their families. We meet them once a month with the family members also, because most of the fathers
they are under the alcoholism, they are so they don't support. Only the lady jo hai, that is only the supporting part of the family. She is only the engine of the family, and she works as a domestic labor. She earns say around 7,000-8,000 rupees. In that only she manages her home, which is rented, and then she manages the education of the children also. So we sometimes they lose hope that how we are going to give them the education. So we really intervene in that, and we help the lady, we help the families to how they can support their children, and we also help them to get some kind of jobs. I have so much of circle, I am associated with many of the NGOs, so we try to give them the employment also wherever necessary. So these families are now the part of the Winner School, and they understand us and we try to understand them. While talking to your teachers, there was an emphasis on कि बच्चे को डांट के नहीं प्यार से समझाना. So if you could talk more. Yes, that is, I am totally against. First of all, so we are dealing with the age group which is very tender age group. So there is no physical punishment in our school at all. We don't even scold our children. We don't even hit our children. That is totally no in Winners. And we believe that with care, with love and affection, this age group can be tackled very easily. So, if there is some example that you would like to say where you feel that empathy definitely triumphed over disciplinary action. Yes, that is very, very true. Empathy is also because we always empathize, with the parents, and we try to understand when they are unable to pay their fees, when they are unable to, get the school books or the uniform, or so we try to empathize and we try to understand what is their situation, why they are saying no for this, and how can we help them if the once we feel that yes, they are the needy people. So empathy, I meant in terms of students, how empathy has helped the students definitely overcome the challenges that they are facing. Yes, if there is any example. Students are also facing lot of challenges, because first of all, the students, they don't get any kind of sound background from the family background. They don't get any culture from the family. Though school is the detox place for them. So we try to understand them that if the child is behaving, because when the child comes in our school, they have abusive language. They, their way of talking is very different. So we, we mold them. We try to teach them the proper way. And we are associated with many of the NGOs. They come and inculcate the culture in them, the moral lessons, sanskar building, so character building. We take them for excursions. We try to understand how these children, their mind can get changed, because once they go home, they get the same environment. So we want that till the time they are in the school, yes, they should understand these values and they should be introduced with these values so that they can have a good foundation. So the model of the school is to teach students up to class 5th and then to mold them in a way that they are able to apply to a government school or any other private school through the EWS yes. Category. We do help them, and all our students after passing out from class 5th from the school, they are well placed in the government schools or in the private schools under EWS quota. And what is the feedback, or what is the success story in a way that how do those students perform in those schools? Yes, they are performing very well. Our students who they go to government schools, even the government school, there are 2 government schools, 22 sector, senior secondary government school and 23 sector. The principal really appreciates us that these children are doing, and they stand first in their classes because they have got such a good foundation from here. So they really do and they are very hard working. So they do very well in the senior secondary sections also. Okay. So do you think that through Winners Public School, students are able to adjust well when they move to a public school or to a government school? Yes, they adjust very well, and most of the village, like from Pochanpur only, they take admissions in those schools. So they know everybody, and they get very much adjusted very soon, and they perform also very good. So
So, do you feel like, or have you, is there some statistical difference between students who pass out from this school as compared to students who are already there in those schools? If I would say that if you compare a student of class 5 of Winners Public School and a government school student, yes, the difference you will come to know immediately about that. And that difference always there. All school students of class 5, they are able to speak English, they are able to understand English, and even class 4 students are. So, we really give them a good foundation so that they can have their rest of the education properly. So, when we came, we noticed that there are computers in each class. What is the philosophy behind having a computer in each class? Actually, we have the computers in each class because if we, I just always thought about this, because even when we were also in school and I have worked in many of the schools, so there used to be one computer lab. And all the students, they used to go, say 30 to 40 students go in that lab. So, all the students, they do not get a chance to sit on the computer. So, what I thought ki we are not able to afford so many computers. In the big schools, yes, they do have 40 computers in one lab. So, I thought ki let's keep a computer in a class itself, so that every child, roll number wise, they get a chance to come and sit on the computer and they operate the computer. And I would definitely, I am really proud to say that all my students right from class 1 to class 5 are very well acquainted with the computers. They are able to write, they are doing paintbrush, Word, so many things they are able to do. So, anytime if you get time, you please visit the school and see how my students are doing. So, is there a curriculum for computers also? Yes, there is a computer is a subject, complete subject, and this computers is a class 1 to class 5 is a complete subject. There is a theory book also, and then the practical also. So, I saw that the school is very well painted, very colorfully painted. So, if you could talk about. Yes, because my children, they are so small, so I like the vibrant, so I get that vibrancy from these children. So, I like to color the school in a vibrant colors, so that we all get that positivity from this. And Purva told me that you have plans. You have plans to use the school campus after school also. Yes, this is our program. This we wanted to launch in this year only, but due to COVID we could not do that. Yes, we do have a program, and we will certainly do it from April onwards, as the government announced us to use the premises, that we are having a program of adult education and also women empowerment, and in which we would like to adult education, because there are so many adults in the village, even Pochanpur, who are who are unable to even sign. They come to us whenever they want to fill up the form for the student form, they always put a thumbprint only. So, that what I want to work for, ki there are many people still here, those who are still putting their thumbprint, they don't know how to, because once they are illiterate, then that confidence can never come in them. So, I want to teach them also. So, in Saturday, Sunday, when the school is off, we would like to have those classes here free of cost for adult education. And also for women empowerment, we are planning to have few more programs for women empowerment. Like we would like to, teach them about the making of envelopes or the greeting, these shagun cards. So, all these which can be, which we can sell also. So, you would set up a marketplace? Yes, we would certainly work for that, and this is my vision, that we have so many rooms here, and Saturday, Sunday these rooms are vacant. So, we would like to use those rooms for these particular things. And any particular students whose case you think that Winners has impacted very well, that you feel like there are if many. somebody were to think or were to be told how vital Winners is, that this particular story is very important. So, like such a story that you would want to share. There are many stories, there are many students, every student is one story. So, when the student come over here, they they just look for a surroundings where they can feel secured and they can detox themselves. So, I would like to mention a story of Dileep.
he is in class 3. So his father, never wanted him to work because he wanted him to study. He wanted him to work with him because he was a construction this thing. He always thought ki he will also, he is a vegetable seller. So he always wants his son to sit with him for selling the vegetables. So whenever then I sent my team over there and they counseled them, and then he was brought to the school. And then his father said ki if I am going to the market to get the fruits from the wholesale market, then who will sit on my shop? Because my wife, she goes for a domestic labor job. Then that child should sit. So, and that he used to sell that, and then I have seen that how good he was in the maths. He was calculating all this. So he was very sharp minded. So then I told that man, we called him in the school, we counseled him, we went to his home also. We counseled him a lot that he is good, he is a brainy child, he should be in the school. And then he agreed to us, and we brought him into the school, and today he is doing very well. He is, I think, in class 11th or 12th right now. So if you could recall any excerpt from the conversation that you had with Dileep's father. Yes, Dileep's father initially was not ready to talk to us at all, because he thought कि नहीं हमें नहीं पढ़ाना है, हमें नहीं पढ़ाना है. मतलब they are very rude in the beginning because they think कि they want our child to be in the school. So they don't understand the idea behind it, कि that is for the betterment of the child. If the child is whether he is brainy or not, but Dileep of course was very brainy because especially in maths he was doing very well. So and that time the child also doesn't want to come to school because he enjoys that part. Because he is thinking कि I am doing very good job, I am earning money because I am selling the vegetables, and people are very happy कि हाँ दिलीप ये देना ऐसे करके. So he was also enjoying that job. Yes, he never thought कि भाई this is not the profession which I should take up in the later on. So when we convinced and when we brought him into the school, first a few months we did not take a single rupee from the child. From the parents. So we thought कि आप बच्चे को भेजिए, you send the school to the child to the school, and then let's see how he does. And slowly he got so he got mingled up with the students and he started enjoying. Then we called the parents and we told them. Then the mother was really interested and she said कि नहीं, I want my child to be in the school and I will help my husband when he goes to the market to get the vegetables. Any such incident with Dileep, let's say that some event in school or something, which showed the parents that yes, there is scope in education there, or that education is important? No, they really got very convinced, and later on Dileep's sibling, his younger brother, was also put in our school, and they really got, and they always come and fold their hands कि मैडम आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे बच्चों को स्कूल में डाला, and today he is doing very well. And his younger brother is also in our school, and Dileep is doing very well, and we are very happy. And now the parents have also understood, they are also having no problems from us now. They always used to think that we want the child to study. Now we have made them understand that this is for you. You should want that the child should study. It's not the help you are looking for कि right now the child is working with you and he is sharing your work. But what the later on? What will happen? Right. So how was Dileep's younger sibling impacted when COVID came? Yes, that child is right now we are just doing with the online classes, WhatsApp group we have made, and that child, and we do visit, our team they visit them. Even Dileep today, whenever he comes to school sometimes, so I ask him कि you want to sell vegetables, so he said कि yes, I want to sell vegetable, but on a better platform. So he understands now कि selling vegetable is not a problem. It's not a question of selling vegetables. It's a question how do you do it. So this is now I am sure that he will come out of the vicious circle of the poverty, and his younger brother, he assists him also. His name is Dinesh. And Dinesh is doing very well now, and he is now on online classes he is taking. We do call Dinesh because he is staying nearby only. So sometimes they come to school also, they visit and they take the teacher's help also. Okay, so did Dinesh face any issues when
he joined school? No, in the then because Dileep had so many issues, so his parents also understood. So at the time of admission of Dinesh, we did not find any issue, and Dinesh is also well settled because he gets now the support of his elder brother Dileep. So by helping Dileep, you would say that Dinesh is Yes, this well is, in I would like to mention here also one thing. This is the problem of these migrant people. What they do, ki if the elder child is there and there is younger child also. So what they do, ki they don't send the elder child to the school because the reason is this: the younger child is at home and they both the parent are going for work. So who will see the younger child? So what, due to that, they have, you know, not sent the school. They don't send the elder one also to the school. So what we did, we started our play group section. After seeing this, all siblings what they do, right? Because their childhood was just, they were just wasting their childhood in the upbringing of the younger one. So we started the play group after seeing this. So we take both the students in the school. The younger one is put into the play group where he involves himself in the activities, and the elder one is in the classroom. So that way, that was the that is how we solve the problem of these migrant people. So they all came कि yes madam, हमारे छोटे वाले को भी बिठा लो, छोटे वाले को भी बिठा लो, because they wanted him also कि इसको कहीं पे तो छोड़ना पड़ेगा when they are going for a work. So this is how we solve the problem. And so, like Dileep faced a lot of issues initially when he was trying to study. You think that because a lot of issues were solved in the family during Dileep's education, that Dinesh's education was, you know, started smoothly? Yes, of course. Dinesh's education was started very smoothly. Parents have also understood about the concept of the school, and they now come to know that yes, the school is doing something better for their children. And I was gonna ask, I forgot, just a second. What was my question? I'll think of it again. How is the fee structure of winners different from public? Yes, that is a huge difference. The public school fees is somewhere around 5,000 to 6,000 rupees a month, and we work here for 700, 800, 900 rupees a month as per the class. And this is something a very and this amount now is that when we started with the 300 rupees per child, and slowly we have increased, and this is how this is such a you know minimum amount, and that we feel that the parents should also feel that yes, we have to pay something to the for the education of the child, so that they are more serious about it. So how is the school able to function with almost an 80% difference in fees as compared to? Actually, our organization is working on no profit, no loss basis now. Earlier, of course, the losses were there in the beginning few years, say around 4 to 5 years. But now we have come up to this no profit, no loss basis. We are working. We take the fees from the parents only, and we give them all the facilities. We don't take a single profit from the school. But now, due to COVID situation, yes, we are looking for, you know, some kind of support from the bigger organizations who can support us and help these children to be back in the school. So how has that happened during COVID? How has support been coming in? Abhi, so far as we are just trying now to get the support, we are really in a critical financial, you know, crisis right now, because the parents are not able to pay any fees. Only 45% of the students, they are enrolled in our WhatsApp group, 55% are still not there, and they are also not able to pay the fees. School has decided not to take the fee for few months, but we are just in this dilemma only, that how are we going to function, how to pay the rent of the premises and salaries to the teachers, about rest of the bills of the electricity and rest of the bills of the school. So we are really you know trying to get some kind of help from the NGOs or the well-off people who can really sponsor these children for their education. When we met, we were talking about expanding the platform and to expand the idea further to have more locations and more schools in and around. What changed in this past year that you are now in a situation where there is a financial crunch, but there is this hopefulness that you will have more locations and you will expand? What
What changed that perception from 1 year ago to now, that there is this hope or there is this want to further expand the school? See, I am sure the situation for this year, of course, it was a bad year 2021, but this will not remain the same. And as far as the illiteracy or these children are concerned, there are so many, we need to work, many lives they need to remove this stigma from the society. So, I am sure that yes, if today we are working hard for this, of course, we will touch more communities also in a coming year or so. But we do need the help of the people who want to come forward and join our mission. So personally, what changed in your life or in your thought process that you gained this confidence? Or Oh gained yes, this yes. This feeling is really a very good question, because earlier my lifestyle was totally different. I was a very fun-loving. Even today, I am fun-loving person. But the only point is that I was not having any kind of social responsibility as such at that particular moment. And I don't know how it has just touched my, I used to work in the many of the organization where I used to get a very good salary, and my friends today, they are all working in many big schools and in the corporate culture. They are earning such a good salary, and they say ki Madhuri, how you are satisfied after studies so much, you have studied also with us, and now how are you satisfied? So I get so much of satisfaction when I am in my school. I never see even my watch. My teachers, they remind me ki ma'am, time is over, the bell baj jati hai uske liye. So I have developed this interest, and this has really changed the whole course of my life. Today I feel that yes, this is my responsibility, that if I can work and if I have that energy to work for these children and these people who are illiterate even today, then that I think there is nothing like that, and I really want to contribute to the society for this. If I can teach them, if I can be of any help to them for their education and awareness, of course, this is I think the best part. And I would definitely now do till my end of my life. I would like to be in this only. This is not a profession. This is now a passion and a social responsibility. It's not a profession. I never take it as a profession. Now that you have that confidence to take this further professionally also and as a passion also, and to expand schools, what challenges do you see the organization, the trust, and further schools facing, where you think that support is definitely needed from? Yes, to go, if we want to expand, of course, the finance comes the first part. And if we get the support, yes, I am 100% sure that we can set up a better setup we can have, and more children we can, because in this capacity we are able to accommodate around 350 to 400 students. So if we have a better and bigger place, we can accommodate more children, and we can also have some kind of transport system, so that from the different villages and from the different areas we can get more children who are not in any of the school. The government is also doing very good. The standard of education in Delhi has improved a lot, but still there is lot of work to be done in this area. And so any other type of support that you think that the school would require? Yes, I would certainly like to have more support from the youth. If they come and volunteer their services over here, if they come, suppose if somebody is good in yoga, I want that they should come and teach my children, and we can set a timetable for that. And I want that youth should come and take it as a social initiative, and whosoever is in any field, they should come and join us in this mission. And for the digital platform, yes. Now that there is a digital platform for dissemination of education that has been set up, once COVID is gone, students will start coming back to school. Where do you think that digital platform can be used even after COVID is done to further? Digital, see, the point is this, ki in a time to come, as we are moving ahead, as the country is also moving ahead, I think digital platform is very important. We have also felt the importance of this platform now, and if the child is digitally educated, or he is aware about that, I think he can really go up. And education, of course, it is a part of education now.
It should be a proper subject now, so that a child is able to use all the equipments, and computers and laptops and these phones, they are no more a luxury, but they are the necessity now. And so, if in 6 months, let's say that COVID is gone completely from India, and you have the digital platform, especially like teaching on WhatsApp, and like we are trying to get funding for mobile phones and all for students to study further. Where do you think that platform will be after 6 months, when students will be able to come to school? But that will again help the students, because they can study so many things on their phones, and teachers can guide them, and they can open up the sites, because this is a vast, then they are put into the ocean. Once they have the mobile phone which has the access of Google or the WhatsApp, so you are introducing them to the world. So you're not, the class 5 student can also do the coding, can write a story, can do so much. If he gets, they can use that technology for their future, and they can definitely be very aware about that. So how was it with your teachers? How much hard work, or what was the whole process of bringing your teachers to the digital platform? Yes, that was also a tough job, because they have also not done that before. So, and they were also having, because the teachers are also from a middle class families only. So they were having only one phone at home. So they were also, and all the children who are in the senior classes in other schools, they were also getting all the work on that phone only. So that was a problem. So we did face a problem. So my teachers worked in the off-time school also, and they made their videos and the worksheets, and they have done. So we want that every teacher should also have one phone, so that they are able to help these children properly. Any particular family where incidents of alcoholism or... Yes, the whole village is, I think, more than 60% fathers, like males, are under this only, and we keep, even there is one of our NGO also, Sahaj Sambad, they do for the drug abuse, and we keep having the camps over here, and we put there that alcohol is not good for them, but their mindset is like that they are under the influence of alcohol, and due to that, we have to work harder. Because at that particular time, if the person is addicted to alcohol, he doesn't want to understand anything. If you go and preach, then he will listen, and then again he's in the evening he is on the same ground, same platform only. And there we really have to work very hard to convince the father of the child that if your one bottle, what you take in 2 or 3 days is a feast of the child for the whole month. So slowly, yes, we are coming up, but yes, addiction is a big problem here. And how has the school done intervention through the children? Yes. If there are any particular cases that you would like to mention, some particular students or their families that... Yes, there was one student whose name was Vishal, and his father used to beat him a lot. So whenever he used to come in the school, his face used to be swollen, or he used to be always sad about it. So we started talking to him, then he used to say that my father drinks, and in the evening he beats me also and my mother also. So then we called the mother, and we listened the whole story. Then we called the father, we did the counseling, we called the people like Brahma Kumaris and all, we called them also to give them some, they went to the home also, our team also goes to the home, and slowly we counseled the father. So now he has not left that alcohol, he is not left drinking, but yes, he has stopped that domestic violence which he used to do. So he is now under control. So how did the counseling go about for that person? Yes, we do counsel them. When you, we told the Vishal that whenever your father abuses and whenever your father beats your mother, you make a video of that, and then you show us that video. So we called the father one day, and we showed the video. We will give this video to the police, and then police will punish you for this, because this is against the law that you are doing the domestic violence. You cannot hit a child or a mother at any cost. So he got a bit of afraid that they have my video. So this way we help this child.
So we tried that, yeah, this child was having that phone, then he could make it, but all the children, they don't have phones, so they don't have any proof that how my father, you know, though they are also migrant, they are hard worker, but somehow they come under the influence of the alcohol, and once they drink, then their all senses, they go away and they start behaving in the way they do. So, other than the video evidence, what other counseling did you do with the father? Many of the other fathers are also there who are under the alcohol, even other drugs also they do take. So we call them, we counsel them, and we call the people from outside, because if any villagers say anything to them, they don't understand, they don't want to understand. So if anybody comes from the outer side, like anybody from not from the village, then they really listen, they get convinced. And we have also this Sector 23 Dwarka police station is there, and earlier the SHO was there, and we used to speak to him also, and he used to say ki whenever you want any constable or any team and you want to counsel these people with the help of police, that is also there. So they also come forward, and they organize the school principal meeting also, because at a tender age, 4 to 5 years, the children, they start sniffing, they start doing this thing, so they keep us aware about that, ki these things are children are doing and they can adapt, so we have to be careful about that. So, has there been any awareness campaign in school for Yes, many times we have been doing this campaign, drug abuse. We join hands with the NGOs who are doing this, and we keep having our projects in our school and in the like Nukkad Natak and all. We keep making them aware that be away from drugs. So has there been any case with sniffing or any drug abuse? In our school, Touchwood, we don't have any case, but yes, there are government schools whose children are there. They do, even in the parks, we have seen the small children of, say around 6th, 7th class, and they do the sniffing and they do smoking, and I don't know where they do get, but all these panwalas, they have cheap drugs with them. They buy that for 10 rupees or 20 rupees, and once they start it, they get addicted to it. In the beginning, they enjoy. So they tell their children also, their friends also, and slowly they get addicted to it, which is again a very big thing if we are not channelizing their energy and we are not keeping a track on this energy. So definitely there are chances that they can indulge themselves into these deadly habits. So if children are not getting an emotional outlet, they try to numb that pain or whatever that they are going through by using drugs. So is there some program that you have, or some activities that you have formulated for students to express themselves? Yes, this is again a very good question, that we keep a student interaction day, and on that day our class teacher, they talk to them. We call the people from outside also, from different organizations. They counsel them and they ask them ki what is the problem. If they don't do anything, we do ask them, the child is sad, we do try to understand ki what is the problem, and the child then gets open up, and then child tells about the problem, and if we think that yes, we can do something in that problem, then we surely intervene into that, the family. Though they don't like this effort, but we would like to intervene so that they come to know that you are under this vigilance and you should not do all this. So any other problem that you would want to talk? I just want that, problem of course is illiteracy, on which we are working for these children, migrant children, because migrant is a person who comes with a lot of dreams into the city, these tier 1 cities, and they come with the dreams that yes, we will do this, and once they come into the city, then their dreams should not be shattered, and we work for that. You told us about Dileep and how educating Dileep helped change the mindset of the family. And in the end, it helped the son, the younger son, of the yes, family. Dinesh. With evening classes, especially for adults, is there any, have you already started formulating a structure? Yes, we are, because so many people in the Pochanpur village are there
who are illiterate, and I think if we can literate them, so they can understand this value. And we don't want to only teach them about the subjects and all, we want to teach them about the values of the life also. So are you developing a program for this? Yes, we are developing a program, and very soon we will be able to formalize that. So where does that program draw inspiration from? Again, the inspiration is these parents only, because until unless these people are aware, then how their children, because ultimately their impact is so much on the children. So we want that these children, these parents first should be educated, their grandparents are also there who are uneducated, who not uneducated, I would say, who are illiterate. So literacy is our main mission, that we should definitely give the literacy to all these people. Literacy is very, very important. Education, of course, education is a very wider term. Education is something that a person gets the whole life, but the literacy part is very important, and understanding the things and streamlining the things, there we work. Has any parent shown interest in learning that has Yes, because that program we are going to launch for the free of cost. So I'm sure that for 1 hour or so they will definitely take out that time, and we will not only teach them about how to write, because when we ask them तो कहते हैं अब तो हमारी ज़िंदगी निकल गई, अब हमें नहीं लिखना पढ़ के क्या करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाइए. So we try to not only teach them about the how to write name and all, we would teach them about the life skills, how to lead a life in a better way and in a secured way. Any other message for Messages for a future investor, or yes, anything that you would say that makes winners stand out, or that you think is the reason why winners should keep going on? With the grace of God, for last 16 years we are in this field, and I'm sure that for a coming many years, and this Winners Trust and Winners School will be there and helping the children and helping their parents to come out of this darkness or dark future of illiteracy, darkness of the illiteracy, because if they want to have a bright future, literacy has to be there. So ma'am, when COVID came and parents were not able to pay fees, and also that when you tried to sign up for the next year, you only got 3 or 4 sign-ups. What was the fear when it comes to a 16-year-old legacy that you have created? What was the fear in terms of COVID, that would it all go away? So if you can talk about that fear or that feeling that it could go away. It is only that we really again have to work very hard. Again we have to come on the ground, we have to again visit each and every family, and we would definitely get our all students back, I'm sure about that. No, but like initially, right now that confidence is there. This initially that fear. Fear is, of course, it is, yes, it was really, I was thinking about that, how, this would be there, but we slowly started, we never stopped interaction with the parents. We always keep on interacting with them on telephone, few of them we call them also, keeping the social distancing, and we call the parents in the school also. So we were always in the interaction, and today also we are interacting with the parents. So I'm sure that they all are here, or few of them who have gone to the villages, once they come to the schools are open, so they will definitely come back. But that is the positive aspect, but I think we should also talk about the fear of it, because fear is this only ki yes, fear is this only that as 55% children are still not involved in our courses, so we are worried about them, that where they will go, and we really have to search more people, more children, and we have to bring them back to the school. So back to the school program is of course a challenge right now. So back to the school program is a challenge, and from those 3 sign-ups till the point you decided to go house to house and get more sign-ups, there must have been some fear. I'm talking about that fear. Yes, that fear is there because first of all, the COVID impact is there, that the people always say कि जब सरकार स्कूल खोलेगी तभी आना,
तभी बात करेंगे, तभी देखेंगे. So people have very this approach towards it. So we also get fear कि we have worked so hard, and especially for the children of class nursery and KG, because they are they are just playing over there, and parents also feel कि बिना उसके भी काम चल ही रहा है without that also. So why to send to the school? Why the school is important? So how is the impact for those nursery KG? Yes, nursery and KG classes, the junior most classes, they are badly affected by this program, by this COVID-19, and I think we really have to work very hard with them. Okay. And how has the WhatsApp model? WhatsApp model is very successful. Those who are having the phone, like 45% of the children, they are taking the classes, and that is really successful. And I think I have shown you also a few of the videos that how the teachers are working over it, and students are getting benefited. But specifically for nursery and KG students, that we are saying that that is really a tough job, because the parents are also not educated, so they don't understand alone if the chapter is coming, then lesson is coming. They are not able to understand that. Then the parents they require the help of parents, which they don't get. So I think that would be again a very big challenge, because whatever we have taught them, they must have forgotten by now everything, and we have to restart with everything. So because nursery and As the KG age grows, age doesn't stop. So now, as per now, the government guidelines, 3+ students should be in class nursery, and 4+ should be in KG, 5+ should be in 1. So if the 4+, the whole year the child has not studied, how is going to be in the class 1 with the formal education altogether? Right. So because nursery and KG students have a very visual Yes, way of learning. visual way of learning. So they are very badly affected, and we have to really work for them. We can't waste their year, because we can't say कि because of COVID we won't promote you to the next class. We have to promote. But if the KG class, in KG class only, that is the main class in which we teach them about the alphabets, consonants, vowels. In Hindi we teach them about the matra, so that they are able to read the sentence. But in that case, if they have not learned any of these things, how they are going to and we are now giving them the books of class 1, how the child will learn? He doesn't know the COVID has impacted him so badly कि वो class 1 में तो आ गया, but he doesn't know how to read, how to write. So how he is going to read those books? Right. So somewhere that digital education for parents also is very important. Yes, this is right. Digital, it's very important for the parents also. Then only they can help these children. Class 4 and class 5 student can operate the phone, but nursery class and KG class student, 3 and 4 years child is unable to operate the phone. So yes, and anything else that you would think that we have missed maybe? I don't think so. We have covered everything. I just want that UN wala, that we are going to have all the proper program about that. We will have a sanitizers, we'll have a mask, we'll have a hand wash stations for the coming this so that all the children are safe in the campus of the school campus. उसने अभी भेजा नहीं है, पर मेरे ख्याल से भेजा था, मैंने देखा नहीं अपने फ़ोन में. सविता, I'll just 1 minute. हाँ कोई बात. सविता, since its inception, the organization has been committed to